हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर ऑडिबिलिटी सही है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। ऑडिबिलिटी सही है, साउंड प्रॉपर अगर आ रही है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो, देन अगेन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग। ओके 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 ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमारा देखो जेनेसिस कंप्लीट किया था हमने, और उसको कनेक्ट किया था रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां दो फेज थी। एक कहां थी, आप बोलोगे ओवेरी के अंदर, सेकंड कहां थी, यूटराइन वॉल के अंदर। और मैंने इंटरकनेक्शन भी किया था कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल कर रही है ओवरी को विद द हेल्प ऑफ LH एंड FSH। और ओवरी के जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, वो कंट्रोल कर रहे हैं यूटेराइन वॉल को, ठीक है। अगर हाइपोथैलेमस में फ्लक्चुएशन होता है तो पिट्यूटरी में होगा, पिट्यूटरी में फ्लक्चुएशन होगा तो सीधा ओवरी पर इफेक्ट आएगा, और ओवरी में फ्लक्चुएशन होगा तो सीधा इफेक्ट कहां आने वाला है, यूटेराइन वॉल। तो इसी हार्मोनल फ्लक्चुएशन या हार्मोनल रेगुलेशन से एक साइकिल रन होती है, इसको मंथली साइकिल भी बोल सकते हो, जो 28 प्लस माइनस 2 डेज की हो सकती है। भाई 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। बट अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, आपका BMR बिगड़ा हुआ है, तो उसके केस में ये फ्लक्चुएशन तगड़ा हो सकता है, ठीक है। अर्ली और बहुत डिले, ये इंडिकेटर है कि हेल्थ आपकी ओके नहीं है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर टाइमली रन हो रही है, मंथली साइकिल प्रॉपर टाइमली रन हो रही है, तो हेल्थ इज ए इंडिकेटर, गुड हेल्थ का इंडिकेटर है, ठीक है। अच्छी हेल्थ है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि ये सब सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं कि नेचुरल सिस्टम आपका बॉडी का सही चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात। अगर हम इस साइकिल की बात करते हैं तो समझना है, फीमेल में ये मिनार्के से स्टार्ट होती है, मेनोपॉज तक चलती है। आप समझ रहे हो, ये इस साइकिल की, भाई ये साइकिल है तभी अर्थ पर जीवन है, ध्यान रखना। ये साइकिल है तभी अर्थ पर जीवन है, इस साइकिल की वजह से हम सबका अस्तित्व है, ठीक है। भाई जन्म ही इस साइकिल की वजह से हुआ है, अगर ये साइकिल नहीं होगी तो किसी का भी जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये साइकिल ही, भाई कहीं कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां चलती है, प्राइमेट्स में चलती है। कहां चलती है, प्राइमेट्स में चलती है, मंकी, एप, ठीक है, ह्यूमन, इन सब के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती वहां एस्ट्रस साइकिल चलती है, ठीक है। तो पहले हम अदर एनिमल्स पढ़ाते थे तो एस्ट्रस साइकिल को भी समझा देते थे, बट अब है ही नहीं सिलेबस में आपके, ठीक है, एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो बस आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस रिप्रोडक्टिव साइकिल पर फोकस करना है, जिसकी वजह से अर्थ पर प्राइमेट्स का जीवन अस्तित्व है, ठीक है। मंकी, जितने भी ये हैं, ठीक है, एप्स हुए, हम लोग हुए, ह्यूमन, सब हम सब का जीवन इसी की वजह से है, क्योंकि साइकिल है। और ये साइकिल ऐसे ही नहीं चलती, ये साइकिल मतलब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसीलिए साइकिल का बॉडी में सही चलना बहुत जरूरी है। इस साइकिल का सही चलना आपके BMR को, आपकी हेल्थ को, सबको रिप्रेजेंट करता है। एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब बताया था मैंने, कई बार बोला होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। कभी कभी मेंस्ट्रुअल रुक भी जाते हैं, जरूरी नहीं फर्टिलाइजेशन, अगर किसी को एनीमिया है, ब्लड की कमी है, मेंस्ट्रुअल रुक जाएगा। डिफरेंट टाइप का कोई इंफेक्शन है, वो भी इस पर सीधे इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ बहुत वीक है, मेंस्ट्रुअल पे सीधा फ्लक्चुएशन होगा। या मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सीधा इफेक्ट होने वाला है मेंस्ट्रुअल पर। क्यों होने वाला है भाई, एंजाइटी जिनको होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सीधा इफेक्ट मेंस्ट्रुअल पर, मतलब डायरेक्ट दिखता है यार हेल्थ यार गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ कहां से रेगुलेट हो रहा है, ब्रेन से। भाई हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ अवर बॉडी, बता चुका हूं मैं आपको। तो हाइपोथैलेमस अगर फ्लक्चुएट होगा, यानी ब्रेन अगर फ्लक्चुएट होगा तो हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा तो पिट्यूटरी होगी, पिट्यूटरी होगी तो ओवरी होगी, और ओवरी होगी तो सीधे सीधे यूट्राइन वॉल पर असर पड़ेगा, ओव्यूल्यूशन पर असर पड़ेगा, ठीक है। यानी पूरा सिस्टम ही उसी से रन हो रहा है। तो इसलिए फीमेल्स में ये साइकिल अर्ली भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 28 प्लस माइनस 2 डेज की ही हो। ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, इसको मिनार्के बोलते हैं। और मेनोपॉज, पॉज का मतलब रुक जाना, ठीक है, यानी सारे के सारे एग डीजनरेट कर जाते हैं, उनको बोलते हैं एट्रेसिया। ओवरी में सारे एग डीजनरेट कर गए, सारे एग का एट्रेसिया हो गया, साइकिल रुक जाएगी। क्लियर है बिल्कुल, फिर आगे साइकिल रन नहीं होगी। इसीलिए मेनोपॉज के बाद फीमेल के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। पहला चैलेंजेस क्या है,
रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होती है तो साइकिल रन होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत चैलेंज है। सेकंड चैलेंज कब आता है? जब उसकी मैरिज होती है और वो बेबी कंसीव करती है, बेबी कंसीव करती है, तो उसका इम्यून सिस्टम टोटली किस पर डिपेंड हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम किसके लिए वर्क करता है? बेबी के लिए, क्योंकि बेबी टोटल पैरासाइट बन जाता है। मदर को कुछ भी हो वो अपना सब कुछ खींच लेगा, चाहे मदर की स्थिति कुछ भी हो, वो लाइक अ पैरासाइट, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां भी डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और एक चैलेंज आता है आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज उसके अंदर उसका प्रोटेक्टिंग हार्मोन एकदम रिड्यूस हो जाता है, एस्ट्रोजन। तो अगेन उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में भी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, मेल हो तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन फीमेल से होगा, और फीमेल हो तो आपको केयर करनी पड़ेगी खुद भी, ठीक है। ड्यूरिंग, मैंने बताया कि जब बेबी कंसीव करते हैं उस समय केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, बताऊंगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है पोलियो की ड्रॉप के लिए। पोलियो की ड्रॉप किस किस को नहीं देनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फीमेल को पोलियो की ड्रॉप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें लाइव एट्यूनेटेड वायरस होता है, ठीक है। दे दोगे और उसका इम्यून सिस्टम उस समय वीक होता है, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ओल्ड पर्सन को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। एक अगर फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है तो वहां उसमें ऑप्शन में नहीं है, ये मैं एडिशनल अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन जो फीमेल का प्रोटेक्टिंग हार्मोन है वो रिड्यूस हो जाता है, और अगेन फीमेल को डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल को सप्रेस करके रखता है एस्ट्रोजन। जिस दिन एस्ट्रोजन का लेवल कम, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और बोन को ब्रेक करना चालू कर देंगे। इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी आपकी बोन का, ठीक है, वीक हो जाना, उनमें पोर जनरेट हो जाना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है, इस साइकिल की इंपॉर्टेंस क्लियर है बिल्कुल। अगर हमने बात की थी गैमीटोजेनेसिस, फिर बोल रहा हूं गैमीटोजेनेसिस फीमेल में बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है और मेनोपॉज तक रन होती है। यानी इस गैमीटोजेनेसिस का ही एक पार्ट है जो मेनोपॉज से, जो मिनार्के से स्टार्ट होता है, वही 11 और 12 साल वाली उम्र मिनार्के, प्यूबर्टी आती है, वहां से स्टार्ट होती है साइकिल और मेनोपॉज तक चलती है। पर गैमीटोजेनेसिस कहां से स्टार्ट हो गई थी? बिफोर बर्थ। इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे कभी भी। मेल में थोड़ा डिले स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, आप बोलोगे प्यूबर्टी से, और चलती कब तक है? ओल्ड एज तक, मतलब 80 साल तक मान के चलो, ठीक है। एकदम क्लियर था? इस साइकिल को हमने कुछ फेजेस में डिवाइड किया था, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप इस साइकिल को। आज का टारगेट हमारा फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज भी हम कवर कर देंगे आज। थोड़ा सा मैं एक आपको साइकिल का ओवरव्यू देता हूं, यानी जो आपके थोड़ा पास यानी समझ में आ जाएगा करना क्या है आपको। इस साइकिल को हमने कुछ फेजेस में डिवाइड किया था, याद हो आपको? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड सेक्रेटरी फेज, बस ठीक है, चलेगा। या इसको एक नाम और दिया हमने, फॉलिकुलर ओवरी के बेस पर बोलते हैं, पर इस समय, ठीक है, यूट्राइन वॉल में क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, सो इट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, ओव्यूलेशन। अच्छा, इसके केस के अंदर ध्यान रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। और क्या बोल सकते हो? सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी। अब क्या याद रखना है आपको इसके अंदर? इतनी बड़ी साइकिल है, इसको जरा से में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या याद रखना है? अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर प्रोजेस्टेरोन पर क्या इफेक्ट आएगा, यहां पर एस्ट्रोजन पर क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बात कर रहा हूं मैं सीधे सीधे। इनहिबिन पर क्या इफेक्ट आएगा? ये तीनों ही हार्मोन यहां पर इनका लो लेवल होगा। अगर मैं पूछूं एफ, एस, एच एंड एल एच पर क्या इफेक्ट आएगा? ये भी यहां पर थोड़ा लो कंडीशन में होंगे, सप्रेस कंडीशन में होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोस्टा ग्लैंडिन पर क्या इफेक्ट आएगा? ये एक लौते हार्मोन है जो बहुत सुपर लेवल पर होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कराना है इनको,
ये समझना, ये क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं हॉर्मोन्स पर ऐसे बनते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फाइल्स में, ठीक है भाई। प्रोजेस्टेरोन यहां पर डाउन है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया है, इसीलिए एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी। ब्रेकडाउन ऑफ क्या होगा यहां पर? एंडोमेट्रियम। खत्म साइकिल। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है, खत्म साइकिल। एक बार कंसेप्ट ब्रेन में सेट हो जाए ना, फिर तो यूं मुट्ठी में पूरा पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया। यही क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सी फेज आती है? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रही है, मींस फॉलिकल का डेवलपमेंट इनिशिएट हो गया है, क्योंकि एफएसएच उसको इंड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहले हार्मोन की बात कर लें, किस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा? एफएसएच बढ़ेगा, स्टार्टिंग में बढ़ेगा पर आगे जाकर के घटेगा, इसी फेज में घटेगा भी। क्यों घटेगा बताता हूं, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है इस फेज के अंदर? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। भाई फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो फॉलिकल क्या रिलीज करने वाले हैं? फॉलिकल रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, और क्या रिलीज करते हैं साथ साथ में? इनहिबिन। और एकदम कंसेप्ट सेट करके रखना, फॉलिकल का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि एफएसएच करा रहा है। इनहिबिन बढ़ेगा तो इनहिबिन क्या काम करेगा भाई? इनहिबिन एफएसएच को कम कर देगा आगे जाकर के। एफएसएच कम होता है ड्यू टू इनहिबिन, जिससे कि अदर फॉलिकल की ग्रोथ ना हो जाए। ये कंसेप्ट, बस यही तो कंसेप्ट है, ठीक है। इसको फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं क्योंकि एफएसएच बढ़ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन इनहिबिन बढ़ का इंक्रीज हो रहा है। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन क्या काम करेगा भाई? एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो क्या काम करेगा? एस्ट्रोजन का एक ही काम होता है, डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोलिफरेशन, डिवीजन, उसको थिक करना, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। प्रोलिफरेशन, डिवीजन या थिकनिंग, ठीक है। प्रोलिफरेशन या ऐसे भी कह सकते हो डिवीजन, या ऐसे भी कह सकते हो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की सब चीज चालू हो जाएंगी, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। बताओ क्या, सारा कंसेप्ट मुट्ठी में है आपके, मतलब कुछ भी पूछा जाए आपसे यूं उड़ा दोगे आप, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना, बस वही बताना चाह रहा हूं कि कंसेप्ट पकड़ लिया आपने, आपको दिक्कत नहीं है। ओवल्यूशन क्यों हो रहा है भाई? ओवल्यूटरी फेज में क्या होता है? अच्छा, दिन भी ध्यान रखने हैं आपको, चलो बाद में बात करेंगे। ओवल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। ये एक काम क्या करता है? एक तो ये काम करा रहा है, और अंत में आकर के इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि डेवलपमेंट भी तो ज्यादा हो जाएगा डोमिनेंट फॉलिकल का। डोमिनेंट फॉलिकल जितना बड़ा होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल उतना ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन का लेवल जितना ज्यादा होगा, जिस दिन एस्ट्रोजन पीक पर आया, दौड़ के जाएगा हाइपोथैलेमस की घंटी बजाएगा, दौड़ के जाएगा पिट्यूटरी की घंटी बजाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस की घंटी बजेगी तो जीएनआरएच निकलेगा, पिट्यूटरी की घंटी बजेगी तो एलएच निकलेगा। जीएनआरएच भी एलएच और एफएसएच निकालता है, मींस एलएच के दो सोर्स हो गए, एलएच की सर्ज आएगी, तेजी से पीक आना, तेजी से पीक आना सर्ज बोलते हैं। और कंपैरेटिव थोड़ी लो पीक आती है एफएसएच की, पर पीक उसकी भी आती है क्योंकि जीएनआरएच का तो इफेक्ट आ रहा है। आप समझ गए ना? यानी ओवल्यूशन के टाइम पर क्या होगा? हार्मोनल फ्लक्चुएशन बताओ। अगर मैं पूछूं एफ एस एच, पहले एल एच की बात करते हैं, चलो पहले एफ एस एच की। एफ एस एच पीक, इसकी पीक आएगी किस दिन होता है? 14th डे, 14वें दिन। एल एच के लिए क्या टर्म यूज करोगे? सर्ज, सर्ज, एकदम तेजी से पीक आना, ठीक है, एल एच सर्ज आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई एफएसएच एलएच की बात समझ में आ गई। एस्ट्रोजन का क्या होगा यहां पर? एस्ट्रोजन इस मतलब इसकी एक दिन पहले पीक आ जाती है, मतलब इसका लेवल बढ़ा हुआ होगा, बढ़ा हुआ आप मानोगे। प्रोजेस्टेरोन, अभी प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन का कोई चक्कर नहीं है, प्रोजेस्टेरोन हम लिख ही नहीं रहे, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का भी कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte fallopian tube में रिलीज होता है। ये 3 फ्लक्चुएशन हो रहे हैं यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ओव्यूलेशन 14th डे, एफएसएच की पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ये एफएसएच की पीक और एलएच की पीक को इंड्यूस करेगा। किसको भैया? एस्ट्रोजन बढ़ेगा, किसको स्टिमुलेट करने वाला है? ये 2 हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, एक तो हाइपोथैलेमस को और एक पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी से तो निकलेगा LH और हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH, मतलब LH एंड FSH। एकदम कंसेप्ट क्लियर? जिसकी वजह से FS सर्च और LH सर्च और FSH की पीक आती है 14th डे। एकदम क्लियर? ल्यूटियल फेज। क्यों बोला हमने ल्यूटियल फेज? इसलिए बोला क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, सो इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। भाई कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है इसलिए ल्यूटियल फेज बोलेंगे। चलो ठीक है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। ठीक है, हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम करेगा? एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये रिलीज करने वाला है यहां पर 2 हार्मोन। कौन कौन से भाई? 2 क्या 3 कर दो, ठीक है, इनहिबिन भी कर देते हैं। ये रिलीज करने वाला है यहां पर क्या? ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, यानी इन तीनों का लेवल क्या होने वाला है यहां पर? इंक्रीज। एकदम क्लियर है? कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, सो इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? इसकी वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, सिक्रेटरी होती है। सो इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी हो रही है, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, इनहिबिन का लेवल बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी हो रही है, सो इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो बस यही चीज तो ध्यान रखनी है। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं, सिक्रेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, फिनिश। और इस फेज के एंड में क्या होगा? अच्छा, इनको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है? LH, यानी यहां LH का लेवल बढ़ेगा, जो क्या काम करेगा? इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। LH बढ़ेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, इसकी वजह से ये निकलते रहेंगे। जिस दिन LH कम होगा ये डिजेनरेट कर जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा, और अगेन ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगी। अब बताओ, खोपड़ी में सेट हुई या नहीं हुई? अब भूलोगे कभी जिंदगी में? बताओ फटाफट, आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर भी मन नहीं मानता। मैंने क्या लिख रहे हो? चलो, पता नहीं क्या पूछ रहे हो। एनएस में बता तो दिया, क्या बता दिया पता ही नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां तक कोई डाउट? क्लियर सर? अरे यहां तक कोई डाउट शाउट? मजा आ गया। ओके, ब्रेन में सेट। नोट डाउन कैसे करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत करो, ठीक है, बंद करके सो जाओ। ठीक है, आपके लोगों का कुछ हो नहीं सकता। नोट डाउन कैसे करें? लिखें कैसे सर? पढ़ें कैसे सर? अबे सर पेपर है, 3 महीने बच्चे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ध्यान रखना, अगर बच्चे ज्यादा हैं, एजुकेशन सस्ती है, बच्चे ज्यादा हैं, क्वालिटी ऑफ सस्ती से मतलब सस्ती तो पहले भी थी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रही है, और इस वजह से मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, इस लाइन में है, तो स्ट्रगल तो है भाई। सीटें गवर्नमेंट बढ़ा रही है, हम मान रहे हैं, ठीक है, प्राइवेटेशन, जो प्राइवेट सीट है उनको भी थोड़ा सा कुछ परसेंट सीट को, 50% सीट को लो कॉस्ट पे लेकर के आ रही है। ठीक है, फिर भी यार कंपटीशन तगड़ा है, ध्यान रखना। जो आप डाइवर्टेड हो ना एकदम, सर क्या करें, लिखें कैसे सर? नहीं लिखा जा रहा सर, डायग्राम नहीं बनना सर, ठीक है सर, एनसीईआरटी की लाइन रीड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता ऐसे बच्चों का। ठीक है, कोई नहीं, फिर
तो तैयारी करेंगे अगले साल, क्या भाई कुंभ का मेला थोड़ी ना है जो 14 साल बाद आएगा फिर आएगा। ऐसे बच्चों के लिए बोलता हूं, हर किसी बच्चे के लिए नहीं बोलता, ये ऐसे बच्चों के लिए जिनको लगता है कि एनसीईआरटी की लाइन रीड नहीं कर पाते सर हम लिख नहीं पाते सर, ठीक है। अब तो मैं स्पून फीडिंग कराऊं, पैरालिसिस हो जाएगी। स्पून फीडिंग का मतलब है पैरालिसिस, बुद्धि में आपकी में जंग लग जाएगी, मेरी बुद्धि तो शार्प हो जाएगी, आपकी में जंग लग जाएगी, ये समझ लो बेटा। जितना अपनी बुद्धि का यूज करोगे उतना ही ज्यादा शार्प होगी, ठीक है। आज मैं इतना स्ट्रांग हूं, इसके लिए एक मैडम थी जिमली सरकार, कलकत्ता से थी, ठीक है। वो कुछ मंथ के लिए, जब मेरी एमएससी थी उस समय आई थी, ठीक है, कुछ टॉपिक्स के लिए, ठीक है। उन्होंने एक बात सिखाई, ठीक है। हमें भी लगता था यार कि मैम आप लेक्चर ही नहीं लेते हो, ठीक है, आप बोल देते हो ये चीज वहां से कर लो, वहां से कर लो, वहां से कर लो, ठीक है। तो हमने बड़ी कंप्लेंट कर दी अच्छी सी। तो नहीं, अगर मैं आपको गाइड कर रही हूं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूं कि ये चीज वहां दे रखी है बहुत बेहतरीन, आप खुद करोगे तो आपका और मतलब शार्पनेस बढ़ेगी। नो डाउट टाइम लगता है, समझ रहा हूं, पर हाँ आपके लिए टाइम नहीं है तो इसलिए हम आपको चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं कम टाइम के अंदर। कंपटीशन ज्यादा है, उस केस में कंपटीशन नहीं है, वो तो एक अलग ही चीज हो गई। पर एक चीज मैं बता रहा हूं कि जब उन्होंने मुझे इतना कहा वो वहां से कर लो, वो वहां से कर लो, वहां से कर लो, अब डिपेंड करता है आप कितने जुनूनी हो। उठा के लाइब्रेरी में गए, उठा के वो सारी किताबें बताई उन्होंने, एक एक चीज को एकदम खतरनाक तरीके से किया। तो ये आपके अंदर डिपेंड, हम आपको गाइड भी कर रहे हैं, हम आपको समझ, आप बिल्कुल पैरालिसिस हो जाएगी सर हम लिख नहीं पा रहे, सर हम, समझ रहे हो ना, हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इस दौड़ में नहीं हो बस, ठीक है, आप हो बस दौड़ में नहीं हो, ये दौड़ बड़ी खतरनाक है, ठीक है। इस लेवल की जो हम आपको दे रहे हैं और आप लग रहे हो, दिनों रात मेहनत कर रहे हो, उन बच्चों को मैं देख रहा हूं जो इतनी खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा, मतलब इतना आसान नहीं है। तो यहां तक एकदम क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप निकाल पाओगे। डे ऑफ एवोल्यूशन निकालने पे क्वेश्चन आता है, आप कर पाओगे। जो हमने एनसीईआरटी का आपको ग्राफ समझाया था, किस दिन किस हार्मोन की पीक आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके दिन भी भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन कितने होते हैं, 1 से लेकर के 5, 1 to 5 डेज, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 1 to 5 डेज की ये स्टेज है, ये 6 से लेकर के 13 डेज यानी 7 से 8 दिनों की स्टेज है। 14th डे ये होता है, और रिमेनिंग लास्ट के 14 डेज ये फिक्स फेज है, इसमें ये तो 14 की होती है, यानी 15 से लेकर के 28 डेज तक की ल्यूटियल फेज रन होती है। चलो कहानी चालू होती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, क्यों बोल दिया मैंने ये वाला टर्म, अभी बोला था ना, इसलिए बोल दिया। अब समझ में आएगा कि इस पृथ्वी पर हर जीव का निर्माण, ठीक है, या स्पेशली हम मनुष्य की बात कर रहे हैं यहां पर, हर मनुष्य का निर्माण इतना आसान नहीं होता। मिलियंस स्पर्म में से जो एक बेस्ट होता है, नेचर उसको मौका देती है एग को फर्टिलाइज करने का, यानी जायगोट के फॉर्मेशन का, यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का, यानी हम सब का फॉर्मेशन एक बेस्ट स्पर्म के सिलेक्शन से होता है। और बेस्ट ऐसे ही नहीं बन जाता कि भाई ये बेस्ट है, ठीक है, कि भाई रामू बेस्ट है कि श्यामू बेस्ट है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मिलियंस स्पर्म इस दौड़ में भाग लेते हैं, मिलियंस स्पर्म, आप समझ रहे हो, उन मिलियंस में से जो बेस्ट, एक बेस्ट होता है, वो जाकर के एग को, समझ रहे हो, फाड़ता है, रप्चर करता है, एंटर करता है, मतलब एम्स की फर्स्ट रैंक फोड़ता है। तो हर कोई नहीं फोड़ पाएगा बेटा, एक फर्स्ट रैंक एक फोड़ेगा, वो फोड़ेगा जो सबसे बेस्ट है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है और आगे बढ़ने का मौका देती है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे बच्चे थे, बिलीव नहीं करोगे, ऐसे बच्चे जो इतने मतलब इतने पुअर में पूछो मत, ठीक है, जैसे तैसे पेरेंट्स बिहार से आए, ठीक है, कि अपना खेत बेच बाज करके इसको लेकर के आए, गुरुजी आपके हाथों में सौंप के जा रहे हैं, ठीक है, अब आप देख लो इसको क्या करना है, हमारे पास इतना नहीं है हम दोबारा पढ़ा पाए इसको, ठीक है। उसको पूरी साल मैंने एक ही ड्रेस पहने देखा, जबकि ड्रेस का मतलब उस समय ड्रेस नहीं चलती थी कोचिंग्स की, वो सिंपल शर्ट और एक ढीला ढाला पैंट पहन के आता था, एक ही ड्रेस, ठीक है। तो कभी चेंज की होगी, नहीं ध्यान दिया अपने दिमाग में, मेरे वो एक ही ड्रेस है उसकी, और एक हवाई टाइप की चप्पल आती थी, हवाई चप्पल बोलते थे सिंपल ऐसे ही, ठीक है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली साउथ एक्स की, जहां मॉडलिंग मतलब बेहतरीन खतरनाक लेवल की होती थी, ठीक है, वही सब रिच फैमिली के लोग आते थे, वहां वो बच्चा भी आता था, उसकी केवल बॉयज एक था, उसके साथ घर में उसकी सिस्टर्स ज्यादा थी, ठीक है, 4 या 5 होंगी, बहुत गरीब फैमिली थी। जो भी उम्मीद थी उसी के ऊपर थी, मतलब उसको भी पता था यार मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, क्योंकि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो आगे जाकर के बहनों की शादी कैसे होगी, घर ऐसा टूटा फूटा घर है, वो कैसे काम चलेगा, खेती भी पापा ने मतलब बेची दी है, थोड़ी बहुत जो भी है मतलब गुजारा चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो नहीं, तो उसके दिमाग में क्या था, एक कॉन्सेप्ट था यार, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जहां ऑप्शन 4 होते हैं, वो ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, तो यहां आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। उसके पास एक ही ऑप्शन था,
सिंगल अटेम्प्ट में उसने मौलाना आजाद फोड़ा था, ठीक है। मैं भी शौक था यार, ठीक है, सिंगल अटेम्प्ट में। और जो हवाई चप्पल पहनने वाला था, बाद में जब मुझसे मिला, सूट बूट कोट स्टाइल में, बढ़िया जूते, मैं पहचान ही नहीं पाया ये वो चाहे, मैं पहचान ही नहीं पाया, ठीक है। मिठाई का डब्बा लेके आया तो मतलब मैं शौक था यार, कौन, मैं नहीं पहचान पाया बेटा। तो सर मैं वो तेरी मेरी, ये है लाइफ। और आज वो पीजी कर रहा है बहुत खतरनाक जगह से, ठीक है, मतलब पीजी कर चुका होगा अब तो ठीक है। मतलब समझ रहे हो, अब उसकी जो आगे की लाइफ है, यानी उसकी जनरेशन है, वो किस लेवल की होगी सोचो, ठीक है। मतलब सब सुपर लेवल की, क्या उस पुट, आप समझ गए ना मेरी बात। तो नेचर किसी एक बेस्ट को मौका देती है एग को फोड़ने का, और जो एग फोड़ेगा वही जाकर के एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो का मतलब है जीवन को क्रिएट करेगा। तो वही तो मैं कहता हूं, वही मैं बता रहा हूं, फर्टिलाइजेशन, मिलियंस स्पर्म की दौड़ हो रही है इस ओवा या इस एग को फोड़ने के लिए। एक होगा, वो होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई डार्विन का ये तो लो है, ये तो लो है क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। जिस जो भी स्ट्रगल करना पड़ती है एग्जिट करने के लिए, जो बेस्ट है वो सरवाइव करता है, नेचर उसको मौका देती है आगे बढ़ने का, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल का भी यही नियम है भाई, ठीक है। तो जंगल ही है, जो बेस्ट है वही फोड़ेगा। अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है, अब बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट एक ही होता है, सर मेल स्पर्म आया, फीमेल ओवा, इनका फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन। नो बेटा, इतना ही फर्टिलाइजेशन नहीं है, फ्यूज होने से लेकर के जायगोट बनने तक की पूरी प्रोसेस को कॉमनली फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे यही समझा देते हैं, चलो। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करता हूं, ये अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, फिर मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी आ रहा हूं मैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन है क्या, ठीक है। फीमेल गैमीट, मेल गैमीट का फ्यूज होना, ठीक है। जब दो चीजें मिलती हैं तो उसको बोलते हैं सिनगैमी। सबसे पहले क्या होगी, सिनगैमी होगी, दो गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, सिनगैमी हो रही है। सिनगैमी की बात क्या होगा, इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी हो गई भाई, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गए। प्लाज्मोगैमी के बाद इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म, सिन मतलब दो गैमीट का फ्यूज होना, ठीक है। और फाइनली इनके क्रोमेटिन, इसके अंदर कौन होंगे, इनके क्रोमेटिन भी तो होंगे, इसके क्रोमेटिन अलग होंगे, इसके क्रोमेटिन अलग होंगे, अब फ्यूजन ऑफ क्रोमेटिन होगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ क्रोमेटिन होगा, एक न्यूक्लियस बन जाएगा, दोनों के क्रोमेटिन आपस में फ्यूज कर जाएंगे। इसके फ्यूज करने से जो बनेगा वो कौन बनेगा, जाइगोट। इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस यानी यहां से कहानी चालू हुई, जायगोट, ये है कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं बस मिल गए हो गया फर्टिलाइजेशन ना, ठीक है। मिलने से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक के डिप्लॉयड जायगोट नहीं बन जाता फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। डिप्लॉयड जायगोट नहीं बन जाता फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी गैमीट के मिलने से लेकर के जायगोट के बनने तक की पूरी प्रोसेस को हम कॉमनली बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आया व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फिर से बोल रहा हूं, सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियो द न्यूक्लियस, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। डिप्लॉयड कंडीशन जनरेट हो जाना, डिप्लॉयड 2n न्यूक्लियस का बन जाना, सिनगैमी से बनता है, एम्फीमिक्सिस से बनता है फाइनली जायगोट। ये है फर्टिलाइजेशन। अब मैं एनसीईआरटी की बात कर लेता हूं, कंसेप्ट तो समझ में आ गया भाई। एनसीईआरटी क्या कहती है, इट इन्वॉल्व, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट। भाई यहां पर दो हैप्लॉइड गैमीट थे, ये भी हैप्लॉइड था
और ये भी हैप्लॉइड था। फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट, दो हैप्लॉइड गैमीट का फ्यूज होना, ईच कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम, टोटल कितने हो गए 46, प्रोड्यूसिंग जायगोट दैट कंटेन 46 क्रोमोसोम। ये है फर्टिलाइजेशन। तो अब समझ में आएगा कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मुझे पता है बच्चे डाउट में पूछते थे सर फर्टिलाइजेशन खाली गैमीट का मिलना ही है क्या ना, गैमीट के फ्यूजन से जायगोट तक के बनने की पूरी कहानी, इसको मिला के बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अरे आई बेटा आनी चाहिए, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मैकेनिज्म होती है कैपेसिटेशन। व्हाट इज कैपेसिटेशन, ठीक है। कहोगे सर एनसीईआरटी में दे ही रखा, ठीक है एनसीईआरटी नहीं दे रखा, चलो आज तो क्वेश्चन नहीं मैंने ऐड किए हैं, कल क्वेश्चन ऐड करूंगा। 3 बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग तरीके से कैपेसिटेशन पर। तो यही तो कह रहा हूं, बच्चे कुछ अपनी बुद्धि भी चला लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो टीचर करा रहा है, बहुत सोच समझ के ही करा रहा है। और मैं तो उन टीचरों में से हूँ, कैसे भी हर मेटेरियल को बस लगता है बच्चों पर तरस आता है कि इन पे बहुत लोड है। केमिस्ट्री भी बेचारे पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, बॉटनी भी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी भी पढ़ रहे हैं। तो और सब्जेक्टों में तो भाई हम नहीं कर सकते कुछ, पर अपने सब्जेक्ट में तो कर सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट में जितनी दम लगा सकते हैं लगा रहे हैं, जितना आपका लोड कम कर सकते हैं लोड कम कर रहे हैं, जितना आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में इसको परमानेंटली सेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये भी ध्यान में रख रहे हैं, मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि ऐसा नहीं कि आप मुझे आज याद रखो, ये आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा और एमबीबीएस करोगे उस समय आपको याद आएगी इस चीज की वाकई में कंसेप्ट क्या होते हैं। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और कंफ्यूजन नहीं आएंगे, पढ़ना काफी नहीं है। लोग पढ़ रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं, वाह मजा आ गया ताली बजा रहा है, मजा आ गया। एग्जाम हॉल में गाटर करना है, वो तेरी साली कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इतनी चीजें पढ़ा दी मैं तो, हम तो कंफ्यूजन के सागर में गोते मार रहे हैं, निगेटिव करके आ रहे हैं। तो ऐसा भी है, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बाद में गाली ना पड़े, निगेटिव एनर्जी बाद में, ठीक है, इफेक्ट ना डाले। तो आप सबकी पॉजिटिव एनर्जी है, इस वजह से जुनून से लगे हुए हैं, बस यही सारा कंसेप्ट है, उसी पर काम सारा काम चल रहा है। तो इतना समझ में आ गई आपके कैपेसिटेशन। अब ये टर्म मत भूल जाना, कैपेसिटेशन। व्हाट इज कैपेसिटेशन, ठीक है। इसमें नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अब कब होता है ये कैपेसिटेशन, जब स्पर्म एंटर करता है वजाइना में, तब ये मैकेनिज्म होती है कैपेसिटेशन। अब समझो क्या है, थोड़ा समझ में आपको डायग्रामेटिकली अच्छा आएगा। ये मान लो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब दिखा देते हैं, एम्पुलरी रीजन दिखा देते हैं, इनफर्टिबुलम दिखा देते हैं। हाँ। आप ही बनाते हैं, ठीक है। मान लो यूट्रस है, सर्विक्स से ये वजाइना है। देखो
देखो ये पूरी कहानी है। सबसे पहले वजाइना के अंदर मिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं इन सेमिनेशन। वजाइना के अंदर 200 से 300 मिलियन का पहले क्या होता है, इन सेमिनेशन। तो इन सेमिनेशन, क्योंकि तभी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, ठीक है, इन सेमिनेशन। तो इन सेमिनेशन होते ही ये मिलियंस स्पर्म को यहां तक पहुंचना है। इन मिलियंस स्पर्म में से मात्र 10,000 पहुंच पाते हैं अप्रोक्सीमेटली यूट्रस तक। सोचो मिलियंस में से 10,000 बाद बाकी के मारे गए, ठीक है। क्यों मारे गए? क्योंकि बीच में एक खतरनाक सागर है जो एसिड और, समझ रहे हो, घड़ियालों से भरा पड़ा है। घड़ियाल समझते हो ना, ठीक है, गैवियाल, ठीक है, घड़ियाल, ठीक है, क्रोकोडाइल लाइक, ठीक है, मैक्रोफेज, ये इसमें तैर रहे हैं, ठीक है। अब इनका टारगेट है स्पर्म। ये दौड़ हो रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दौड़ हो रही है, कौन इसको क्रॉस करके यहां तक पहुंचता है। और ऐसा नहीं मैक्रोफेज यहां है, मैक्रोफेज रास्ते में भी हैं, मैक्रोफेज यहां पर भी हैं, मैक्रोफेज यहां पर भी हैं। तो ये रास्ता इतना सरल नहीं है, ठीक है। तो अब इस यहां एसिड भरा पड़ा है, वजाइना में एसिड है, स्पूल रीजन में एसिड भी है। तो जब इसमें एंटर करते हैं तो पहले एसिड से मरते हैं, फिर मैक्रोफेज पकड़ पकड़ के मारते हैं, ठीक है। अब इससे वही बच पाएगा जो दौड़ लगाने में तेज है, जो बेस्ट है, वही तो दौड़ पाएगा। कमजोर तो मारे जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। देखा होगा क्रोकोडाइल जब अपने एग देता है वो पानी से बाहर देता है, एग में हैचिंग होती है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकलते हैं तो कुछ बर्ड्स होते हैं, उनको पता होता है कि आप बच्चे निकलने वाले हैं, शिकार मिलने वाला है, ठीक है। वो इंतजार करते हैं पेड़ पे बैठ, जैसे ही वो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं बेबी, और पानी की तरफ भागते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। क्रोकोडाइल भी जानता है, वो चाहता बचा सकता था इनको, ठीक है, सबको वो खुद बैठ जाता, ठीक है। तो इससे क्या होता, वो जानता था कि मैं आज बचा लूंगा तो कल कौन बचाएगा। पानी में ऐसे ही ढेर सारे शिकारी मिलेंगे जो इन कमजोरों को पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो उसको क्या है, वो जानता है कि मेरे एक बच्चा बचे, पर वो बचे जो इस युद्ध को, इस फाइट को जीतने में कैपेबल हो। ये उसकी, ये एनिमल की सोच बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। अब समझना, तो वो सारे वो इंटरफेयर नहीं करता नेचर के अंदर, वो दूर से देखता है कि हो क्या रहा है, मेरा कौन सा बच्चा बचता है, कौन सा नहीं बचता। दौड़ लग रही है, जो मजबूत है वो पानी में पहले कूद जाता है, और जो कमजोर है वो सब शिकार हो जाते हैं, वो सारे शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जो बचता है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो बचता है वो बनता है पानी का राजा, ठीक है, यानी खतरनाक गैवियाल, क्रोकोडाइल। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही तुमने बर्ड को देखा होगा, मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड होता हूं थोड़ा सा। ह्यूमन के अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन थोड़ा कमजोर होता है इस मामले में, ठीक है, वो एनिमल है इसीलिए। बर्ड भी देखा होगा, अगर ऊंचाई पर वो घोंसले में अपने अंडे देती है तो हैचिंग होती है, बेबी बाहर आते हैं। अब वो चाहे सारे बेबी को, ठीक है, बचा सकती थी, पर वो कुछ नहीं इंटरफेयर करती नेचर के अंदर। अब क्या होता है, पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट जो होती है, उसमें क्या होता है, जब पहली बार बेबी फर्स्ट फ्लाइट के लिए जंप करता है अपने घोंसले से, तो बेटा वो नीचे गिर के मर भी जाते हैं। पर बर्ड जानती है, ठीक है, हाँ यार मेरे कई बच्चों की डेथ हो जाएगी, पर वो चाहती है कि एक बचे, पर वो बचे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, ठीक है। तो उनमें से कई तो एकदम गिर के नहीं फ्लाइट कर पाते, नीचे गिर के खत्म हो जाते हैं, पर उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो उड़ते ही अपने पंखों का यूज करते हैं और एकदम सुपर लेवल पर निकल जाते हैं। जो निकल जाते हैं वो बच जाते हैं। यही कंसेप्ट है। वही मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, ये युद्ध है, फाइट है। मिलियंस बच्चे, मतलब मिलियंस बच्चे का मतलब मिलियंस निकल गया मेरे मुंह से, मिलियंस स्पर्म यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ ही है जो यहां तक पहुंच रहे हैं। उनमें से एक है जो अंदर एंटर करता है, वो कोई एक है, जो एक है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो एक है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आ गया होगा, दिख रहा है। इंसेमिनेशन मिलियंस का हो रहा है, यूट्रस तक मात्र 10,000 पहुंच रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब तक 250 से लेके, ठीक है, 250 तक पहुंच रहे हैं, और एक है जो अंदर एंटर कर रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आई बेटा आ गई होगी, ठीक है, आ गई होगी। अब हम बात कर रहे थे यहां पर कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। तो अब यहां मैकेनिज्म होने वाली है कैपेसिटेशन, मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म क्या होगा, देखो यहां स्पर्म ने एंट्री की, ये एंट्री की, यहां होगा कैपेसिटेशन मैकेनिज्म। स्पर्म एंटर करते ही अपने अंदर चेंज करेगा, यानी स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम होता है, नीचे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फिर टेल होती है। इसके एक्रोसोम के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब समझ लो इनके हाथ में हैंड ग्रेनेड है,
इनके पास हैंड ग्रेनेड है, इनके हेड पर इसमें एंजाइम भरे हुए हैं, मतलब बारूद भरा हुआ है, इस बारूद को फोड़ना है ओवा की वॉल पर। तो नेचर ने हर स्पर्म को हैंड ग्रेनेड दिया हुआ है, उसके सर पर एक्रोसोम बना के दिया हुआ है, जाओ ओवा की बॉल पर फोड़ो और एंटर कर जाओ, ठीक है। उसमें एंटर करने के लिए वहां पर हैंड ग्रेनेड छोड़ना पड़ेगा, पर हैंड ग्रेनेड में एक पिन लगी हुई है, ठीक है। जब तक इस पिन को नहीं निकालोगे हैंड ग्रेनेड नहीं फटेगा। मतलब पहुंच भी गई और पिन नहीं निकाली, ठीक है, तो हैंड ग्रेनेड काम नहीं आएगा। पिन वही निकल सकती है, यानी ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, यही अगर यहां पिन नहीं निकाली तो यहां काम नहीं करेगा स्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन होता है, स्पर्म को तैयार किया जाता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में ये ओवा को फोड़ने में कैपेबल हो। इसके एक्रोसोम के सारे ग्लाइकोप्रोटीन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, चेंज हो गए, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन, एक्टिवेशन। अब तैयार हो गया, अपने हैंड ग्रेनेड को एक्टिवेट कर लिया, पिन को निकाल दिया, सीधा जाके ओवा की वॉल पर फोड़ेगा। पर रास्ते में भवसागर है, रास्ते में, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हैं, एसिड है, इन सबको क्रॉस भी करना है, तो उसके लिए भी यहां पर एक मैकेनिज्म होगी। ये अपनी टेल को बहुत तेजी से मूव करने में कैपेबल होगा, जो कैपेबल होगा यानी कैल्शियम आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैल्शियम आयन टेल में मूवमेंट कराते हैं, ये भी कैपेसिटेशन की मैकेनिज्म है। और एक मैकेनिज्म और होती है, वो सबके लिए कॉमन है, इस मीडियम को डाइल्यूट करना, इस सिस्टम को डाइल्यूट, जितना ये एसिड और मैक्रोफेज डाइल्यूट होंगे उतना ही इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसीलिए नेचर चाहती है स्पर्म आगे बढ़े, नेचर चाहती है कि स्पर्म आगे बढ़े और उसको फर्टिलाइज करें, ये नेचर चाहती है। नेचर चाहती है एक नया जीवन आए अर्थ पर, नेचर चाहती है, ठीक है। तो इसलिए नेचर, तभी मैंने बताया वजाइना में क्लाइटोरिस होता है, ठीक है, बहुत सेंसरी जेनेटल पार्ट हुए, सेंसरी पार्ट है, ठीक है। तो सेंसरी पार्ट के जितना स्टिमुलेशन होगा उतना ही फ्लूइड डिस्चार्ज ज्यादा होगा, जितना फ्लूइड डिस्चार्ज ज्यादा होगा स्ट्रैक के अंदर उतना ही डाइल्यूशन ज्यादा होगा, और जितना डाइल्यूशन ज्यादा होगा उतना ही स्पर्म की मोटिलिटी ज्यादा होगी और एग के फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ये नेचर का कंसेप्ट है, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर कैपेसिटेशन की मैकेनिज्म में एक तो ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, कैपेसिटेशन रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पाइक्स लगे हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए हैं, उनका रीअरेंजमेंट। और साथ में क्या क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यही मैकेनिज्म आ गई, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगे हुए हटते हैं, या रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर, डीकैपेसिटेशन जो कैपेसिटेशन का विरोध कर रहे हैं, लाइक एसिड और मैक्रोफेज, इनका डाइल्यूशन, जितना डाइल्यूट होगा उतना ही स्पर्म आगे बढ़ेगा, ये भी इसी में आता है। और एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म कॉजिंग मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, भाई कैल्शियम जितना एंटर करेगा उतना ही इसकी मोटिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मोटिलिटी बढ़ेगी, उतना ही एग के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। आप समझ रहे हो ना। pass through the cervix, enter into uterus and finally reach the ampullary region। कहां पर, एम्पुलरी रीजन, ठीक है। और ये एम्पुलरी रीजन में पहुंचेगा फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कैपेसिटेशन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आप सब अगर स्पर्म हो तो हम कैपेसिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, हम आपको कैपेसिटाइज कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, जिससे कि आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य तक पहुंचो और उसको फाड़ो, ठीक है, उसको तोड़ो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, कहानी वही है, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, ठीक है। तो ये समझना है आपको, आप भी इसी दौड़ का एक पार्ट हो। एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अरे आई बेटा, एनसीईआरटी की एक लाइन और है, यहां नहीं आ पाई, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो देखोगे कि यहां पर एनसीईआरटी, उसको ऐड कर लेना, कि यहां पर यानी हर इंसेमिनेशन या हर कॉपुलेशन जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ये जरूरी है साइमल्टेनियसली, यहां से ओवा एंटर करे और यहां से स्पर्म, जब ओवा स्पर्म साथ साथ एंटर करते हैं साइमल्टेनियसली, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। मान ओवा तो रिलीज ही नहीं हुआ, ओवल्यूशन हुआ नहीं, स्पर्म जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये जरूरी है साइमल्टेनियसली ओवा और स्पर्म का एंटर करना, जो फर्टिलाइजेशन को लीड करते हैं। तो हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये इसकी ठीक नीचे वाली लाइन थी, बाई चांस डिलीट हो गई या नहीं आ पाई, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया है आपको। तो समझ में आ गया कैपेसिटेशन क्या है। कैपेसिटेशन का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन वाजाइनल ट्रैक्ट, और उसको कैपेबल बनना ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। हैंड ग्रेनेड की पिन को निकालना, यानी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट होना, उसका जितने भी डीकैपेसिटेशन फैक्टर है उनको डाइल्यूट करना, और उसके मोटिलिटी को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, जिससे कि ओवा को फर्टिलाइजेशन
करने में वो कैपेबल हो। ये होता है बेटा कैपेसिटेशन। नीट में पूछा गया है, रिपीटेशन हुआ है, तो पूरा डायग्रामेटिकली मैंने समझा दिया है। अब कहानी चालू होगी। कैपेसिटेशन हो गया और स्पर्म पहुंच गया ओवा के सामने। अब क्या होगा, आपस में क्या होने वाला है, ठीक है, सिनगैमी। ये एक बेहतरीन मैकेनिज्म है। कभी आपने सुना है कि गधे का ओवा, ठीक है, कुत्ते के स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है? सुना है कभी? नहीं, ठीक है। इन दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट आपस में फ्यूज नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्या यहां भी लॉक एंड की हाइपोथेसिस लगती है? यस, यहां पर भी लॉक एंड की हाइपोथेसिस लगती है, पर एंजाइम वाली नहीं, यहां प्रोटीन वाली, ठीक है। यहां पर अगर ओवा की वॉल पर स्पेसिफिक लॉक है तो स्पर्म के पास उसकी एक खास चाबी होती है। जब ये चाबी इस लॉक में फिट होती है तभी गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और तभी फर्टिलाइजेशन होता है। यानी दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट फ्यूज नहीं कर सकते। आपको सर हमने सुना है, ठीक है, म्यूल बनता है, सरजे बनता है। हाँ, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगे तो वहां नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पर ये जो आप म्यूल की बात कर रहे हो, अदर बात कर रहे हो, वो नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड है। हम करवा रहे हैं, ठीक है, हम करवा रहे हैं भाई, हम दो गैमीट को फ्यूज करवा रहे हैं। वो तो हम हाइब्रिड भी बना रहे हैं भाई। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं? वो इंसान कर रहा है, नेचर में अपने आप नहीं हो रहा। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने मतलब के लिए हम अलग अलग, क्या बिल्कुल एक एनिमल उठा लो, एक बिल्कुल खतरनाक मतलब बड़ा एनिमल ले लो, चींटी लो, मतलब चींटी का मतलब छोटा एनिमल ले लो, ठीक है। दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के गैमीट को भी हम फ्यूज करा सकते हैं भाई। गैमीट भी छोड़ो, हम तो सेल को फ्यूज करा रहे हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम हाइब्रिड्स बना रहे हैं। सेंडाई वायरस को यूज करते हैं, ठीक है, करते थे, अब तो हम और भी चीजें यूज कर रहे हैं, दिमाग से स्लिप हो रहा है नाम, ठीक है, पर अभी जरूरत नहीं है आपकी उसकी। दो अलग अलग सेल को फ्यूज करा रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। जैसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं तो वहां पर भी तो हाइब्रिड ही बनाते हैं, ठीक है। कैंसर सेल को नॉर्मल सेल से, प्लाज्मा सेल से फ्यूज करा करके एक ऐसी प्लाज्मा सेल बना लेते हैं जो एक ही टाइप की एंटीबॉडी जिंदगी भर बनाती रहती है, क्योंकि उसमें कैंसर सेल की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ी आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर की चीज है, बट समझो कि हाइब्रिड बना रहे हैं, समझ रहे हो। अगर ह्यूमन की सेल को डॉग की सेल से फ्यूज करा देंगे तो एक ऐसा ह्यूमन बन जाएगा जो आधा डॉग होगा, मतलब डॉग की प्रॉपर्टी भी होंगी तो ह्यूमन की प्रॉपर्टी भी होंगी, ठीक है। दिस अ हाइब्रिड। पर बायोटेक्नोलॉजी में इन सब कामों पर रोक है, ठीक है। मतलब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते जिससे कि बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन जीनोम के संग छेड़छाड़ हो। इस पर पहले ही रिस्ट्रिक्शन है, इथिकल कमेटी इसकी परमिशन नहीं देती। भाई आपने टेक्नोलॉजी ढूंढ ली तो आता दुनिया ही बर्बाद कर दोगे सारी की सारी, ठीक है। आधे गधे आधे घोड़े, ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। पर हाँ, जो आप सुनते हो कहानियां, जल परी की कहानी है, जो भी कहानी सुनते हो भाई, आधा इंसान आधा ये, तो कहीं ना कहीं मतलब जैसा दिखाते हैं पिक्चर में सुंदर सुंदर चीजें वो वैसी नहीं होती, ठीक है। देखोगे तो मतलब जो हमें मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जो हमें फॉसिल मिले हैं, ठीक है, उनकी आकृतियां मिली हैं, तो लगता है कि उनका आधा जो बॉडी है वो लाइका ह्यूमन या लाइका ह्यूमन जैसा ही, उसके लिम्स हैं, कान हैं, बड़े बड़े छोटे जैसे भी हैं, ठीक है, उसको लाइका कुछ इस तरीके से। वो तो फिर पिक्चराइज करने के लिए, उस पिक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सुंदरता, ये चीजें ऐड की जाती हैं, ऐसा मक्खन लगाए जाते हैं, वो सब अलग, पर रियलिटी थोड़ी कहानी अलग है, ठीक है। बट हाँ, ये चीजें होती हैं, जैसा लिखा हाइब्रिड, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है, तो ये चीज नेचर में भी कहीं ना कहीं है, तो उसको लोग मानते हैं, इसलिए कहानियां भी बनी हुई हैं, ठीक है। चलो खैर, तो अब हम बात करने वाले हैं, अब जो मैं लगातार कुछ रिएक्शन बताऊंगा ये समझना है भाई। स्पर्म एंटर कर चुका है ओवा सामने, तो सबसे पहले होगी एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को लीड करेगी, एकदम सिस्टमैटिक वे में मैकेनिज्म होगी, ठीक है। अब एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, देखो, ये ओवा था, ओवा की सरफेस पर खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये स्पर्म बाइसेप दौड़े हुए आ रहे हैं, ये ले लेते हैं, ये आ रहे हैं दौड़े हुए, ये स्पर्म बाइसेप दौड़े हुए आ रहे हैं। इनके पास थोड़ा सा और अलग से करें, मान लो ऐसे स्पर्म बाइसेप दौड़े हुए आ रहे हैं, इनके पास भी एक खास टाइप की आके प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। ये इनकी चाबी है, तो ये इनका ताला है, ठीक है। जब ये आगे आएंगे तो इनकी चाबी इसमें फंस जाएगी, इसमें फंस जाएगी, ठीक है। यानी मान लो इस तरीके से ऐसा में क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये आगे आए, ये इसमें फंस गई, ये इसमें फंस, अरे ये फंस गई इसके अंदर, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, समझ रहे हो। यानी दो टाइप के गैमीट का आपस में मिलना, ये क्या हो गया, इनका एग्लूटिनेशन हो गया। क्या हो गया ये? एग्लूटिनेशन। दो चीजों का आपस में चिपक जाना, फ्यूज कर जाना,
ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए स्पर्म के एक्रोजोम में, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, स्पर्म के एक्रोजोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो ओवा की वॉल को ब्रेक करते हैं, तभी स्पर्म अंदर एंटर कर पाता है, उसको फोड़ पाता है। तो एग्लूटिनेशन यानी टू डिफरेंट स्पीसीज के गैमीट का आपस में फ्यूज होना, ठीक है, इसी को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एग्लूटिनेशन। तो इसी को बोलते हैं बेटा, इन द रिएक्शन नंबर ऑफ स्पर्म लगभग 250 अटैच टू द सरफेस ऑफ एग, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, एंड एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, इसको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। मैं लिखा भी चुका हूं स्पर्म के स्ट्रक्चर में, इस मैकेनिज्म को समझाने वाला हूं पूरे फुल पेज हॉरिजॉन्टल करके, तभी समझ में आएगा। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है। ये ओवा है, क्यों इतना बड़ा बनाओ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी, ज्यादा ही हो गया। इसकी जूना पेरिसोडा पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजिन, और बाहर ये कोरोना रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, कुछ समझना भी जरूरी है। और ये वही वही सेल है बाहर वाली, कोरोना रेडिएटा बना रही हैं, और इसके बीच में यहाँ पर एक केमिकल होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, जो इनको सीमेंट की तरह चिपका के रखता है, यानी एक दीवार को बनाता है, हाइल्यूरोनिक एसिड। ये एक दीवार बन गई इस ओवा के चारों तरफ, मजबूर मजबूत सीमेंट की दीवार। तो वही हर स्पर्म की तो बूता है नहीं अंदर तक पहुंच जाए, ठीक है, अंदर तक जाना है, समझ रहे हो। और अंदर क्या है, अंदर आप जानते हो जब तक स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब तक अभी इसके अंदर सारे के सारे क्रोमेटिन मेटाफेज में क्या है, अरेस्ट। मेटाफेज में क्या है, अरेस्ट, ये अरेस्टेड फॉर्म में, ये आप जानते ही हो। और इनको मेटाफेज में अरेस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, खास टाइप के प्रोटीन जो इनको बांध के रखते हैं, अलग नहीं होने देंगे। इस वजह से ये अभी मेटाफेज में अरेस्ट है, ठीक है, रुका हुआ है। ये एग है, oocyte, सेकेंडरी oocyte, कौन है ये, सेकेंडरी oocyte। इसी का फर्टिलाइजेशन करना होता है, तो इसके फर्टिलाइजेशन के लिए कौन एंटर कर रहा है, कौन आ रहा है, भाई साहब स्पर्म आ रहे हैं। ये स्पर्म का न्यूक्लियस, इसके ऊपर एक हैंड ग्रेनेड रखा हुआ है, एक्रोजोम, इनके पास चाबी भी है, समझो इस तरीके से चाबी है, एंटी फर्टिलाइजिन, तो ये फर्टिलाइजिन है। स्पर्म की अपनी टेल है, सिंपल स्पर्म ऐसे ही बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, स्पर्म है, इसमें क्या भरा हुआ है, एंजाइम। इस एंजाइम को तो फोड़ना है ओवा की वॉल पर, तभी तो ये सारी वॉल हटेंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन होगा इसके अंदर, ठीक है, ये क्या है, स्पर्म। तो अब होगा क्या, अब होगी पहली रिएक्शन, अभी बताया ना, इट इज एक्रोजोमल रिएक्शन। कैसे होती है एक्रोजोमल रिएक्शन, यानी इन सारे एंजाइम को ओवा की वॉल पर फोड़ करके इस लेयर को तोड़ना है, तभी तो स्पर्म एंटर कर पाएगा, ठीक है। तो एक एक में बूथा नहीं है, मतलब एंटर तो कोई एक करेगा, ठीक है, पर सब मिलकर के इस दीवार को कमजोर करेंगे और एक पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। चलो कहानी कुछ इस तरीके से होगी, सुनो। इसमें क्या है बेटा, ये है एक्रोजोम, एक्रोजोम में एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जो लिसिस भी बोल सकते हो, इनको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन।
स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन की बात करते हैं, कितने टाइप के स्पर्म लाइसिन इसके अंदर होते हैं। अब देखो स्पर्म लाइसिन कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन सब आते हैं, सब क्वेश्चन है। नंबर 1, ये तीनों का नाम याद रखना है। ये 3 एंजाइम है स्पर्म लाइसिन, स्पर्म के एक्रोजोम में होते हैं, यही इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों एंजाइम एक एक करके, यहाँ की 3 लेयर हैं, ध्यान रखना। ये तो है हाइलुरोनिक एसिड, भरा पड़ा है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब जो पहली लेयर है इसको बोलते हैं बेटा, अच्छा इधर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहां लिखते हैं हाइलुरोनिक एसिड। फिर ये सेल दिख रहा है ना, ये है कोरोना रेडिएटा। फिर अंदर जो सेल दिख रही है, लेयर दिख रही है ना अंदर वाली ग्रीन कलर की लेयर, ये है जोना पेल्यूसिडा। जेट पी भी बोल सकते हैं उसको, जेट पी, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जो रिसेप्टर्स दिख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर ये हैं, इनको बोलते हैं, अगर हम इसको बोल सकते हैं, स्पर्म के ऊपर जो सरफेस पर है, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एंटी फर्टिलाइजिन। ये लिख देता हूं मैं, एंटी फर्टिलाइजिन। तो ओवा की वॉल पर उसको बोलोगे फर्टिलाइजिन। यानी यहां पर एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन का इंटरेक्शन है, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन मिलती हैं, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा, इन 2 टाइप के प्रोटीन का आपस में मिलना, एक चाबी है तो एक ताला है, ठीक है, एग्लूटिनेशन। और यहां पर स्पर्म क्या काम करेगा, अपने एंजाइम की हेल्प से सबसे पहले क्या काम करेगा, देखो हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा, पहला काम हुआ। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को तोड़ेंगी, स्पर्म और अंदर एंटर करेगा। फिर जोना लाइसिन जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके अंदर एंटर कर जाएगा, इसको बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। यानी स्पर्म का जो एक्रोजोम है, स्पर्म लाइसिन है, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, कोरोना पेनिट्रेटिंग और जोना लाइसिन। आप मेरी बात समझ तो पा रहे हो, ठीक है। ये तीनों एंजाइम अपना अपना अलग अलग काम करेंगे, तब जाकर के रिएक्शन होगी, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एग्लूटिनेशन, और स्पर्म की एंट्री होगी, ठीक है। और जब स्पर्म एंट्री करेगा तो ये मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स टूटेंगे, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ेंगे, और जाके डिसजंक्शन होगा और सेकंड पोलर बॉडी पेरिपेटलाइन स्पेस में चली जाएगी, और कंप्लीट इससे आगे जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो पहली रिएक्शन कौन सी हो रही है यहां पर, एक्रोजोमल रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसको बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। मैंने यहां बता दिया है, 2 टाइप के गैमीट का फ्यूजन, एग्लूटिनेशन एक्रोजोमल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब एक्रोजोमल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, यानी 2 स्पर्म गैमीट आपस में फ्यूज हो रहे हैं। अभी एंट्री नहीं हुई, स्टेप लेके चल रहा हूं, पहले एक्रोजोमल होगी, एक्रोजोमल किसको लीड करेगी, फर्टिलाइजेशन कोन के बनने को लीड करेगी। जब फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा तब क्या होगा, तब जोना रिएक्शन होगी, और जोना रिएक्शन के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बेटा, जोना और कॉर्टिकल, ये डिसाइड करती हैं
ये डिसाइड करती है कि ओवा में सिर्फ एक ही प्रवेश कर सकता है, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एक से ज्यादा स्पर्म प्रवेश कर गए, एंट्री हो गई, तो क्या हो जाएगा? पॉलीस्पर्मी। समझ रहे हो? यानी जो हम डिप्लॉयड होते हैं, हम ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड हो जाएंगे। समझ रहे हो? मूवीज में देखे होंगे, एलियंस की मूवीज होती हैं, और ये तो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, डीएनए का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसा समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसी चीजें आ जाएंगी जो अभी हमारे हिसाब से तो म्यूटेशन है। समझ रहे हो? जो एनिमल्स में तो दिखती नहीं है, ये ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड कंडीशन प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है, जो हम बनाते हैं क्वालिटीज वैरायटीज। तो समझ रहे हो सबसे पहले क्या हो रही है? सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो हो रही है, एग्लूटिनेशन, जिसमें स्पर्म लाइसिन, स्पर्म एक्रोसोम के एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवा की वॉल को ब्रेक करने के लिए, से स्पर्म आगे बढ़ पाए, जूना पेलिसुडा को टच कर पाए, छू पाए, और जो पहले रिबन को टच कर लेगा वही विजेता है। आगे कितना ही बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। विजेता, एंट्री उसी को मिलेगी, प्राइज उसी को मिलेगा जो पहले रिबन को टच करेगा, ठीक है। दौड़ में जो पहले टच करेगा वही विजेता है। समझ गए ना मेरी बात? तो विजेता वही है। समझ रहे हो? एंट्री उसी को मिलेगी। इसको कौन डिसाइड करेगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, देन जोना एंड कॉर्टिकल डायरेक्शन, जिसमें एक डायरेक्शन तो बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से, भाई तुरंत रोकना है उनको, तो उसको हम क्या करेंगे? फास्ट पॉलीस्पर्मी, मतलब फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, पर ये टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर के लिए, बाद में भी तो स्पर्म एंटर कर सकते हैं। फिर तुरंत होती है कॉर्टिकल डायरेक्शन, ये स्लो होती है पर परमानेंट होती है, फिर तो कोई एंटर कर ही नहीं सकता, ठीक है, जिससे कि आगे की मैकेनिज्म प्रॉपर हो पाए। तो उसको समझना है इन तीनों डायरेक्शन को। पहले हम फर्टिलाइजेशन कोन की बात करेंगे, फिर हम फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी की बात करेंगे, फिर कॉर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे। अरे पल्ले शल्ले पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा? मिल्खा सिंह। अरे मिल्खा ही बनना है तुमको, भी मिल्खा ही बनना है तभी काम बनेगा, बिना मिल्खा बने तो काम नहीं बनना। ध्यान रखना बेटा, दौड़ है, तगड़ी दौड़ है। वो ट्विंस काहे रो रहे हो? ट्विंस ट्विंस ये गधे बच्चे होते हैं, ठीक है। जब पता है सर पढ़ा रहे हैं अपने आप, हर चीज का एक समय आता है, समय आने पे वो चीज सामने आ जाएगी, ठीक है। पहले से रोए जा रहे हो ट्विंस ट्विंस, ट्विंस आएंगे, ट्विंस पर तसल्ली करो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो ट्विंस भी आएंगे आगे जा करके, ठीक है। पहले से मत रोया करो। अब इतना पढ़ा दिया, पूरा 11th करा दिया, 12th के हम एंड, मतलब 12th स्टार्ट कर दिया है, तो इतना तो समझ रहे हो कि कुछ चीज नहीं छोड़ते, ठीक है। हर कंसेप्ट को, जब तक ब्रेन की सारी आपकी जो भी डाउट्स है क्लियर ना हो जाए, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आपको बिना देखे हम समझ जाते हैं कि आपके डाउट क्या आ रहे होंगे, हमें पता है कि आप क्या पूछने वाले हो, हमें पता है कि कब क्या बताना है। तो इतना बस बिलीव, बस बस आनंद लो। समझ रहे हो ना? आनंद की प्राप्ति करो और मेहनत करो और चलते रहो, बस साथ साथ चलते रहो, ठीक है। आप खुद भी मोटिवेट रहो और हम भी मोटिवेटेड रहें, ठीक है। जब दोनों मोटिवेट रहेंगे तो आग लगेगी, आग लगेगी, सिलेक्शन भी होगा, ऐसी क्या बात है। चलो ठीक है। मोटिवेशन की जरूरत बच्चों को नहीं, टीचर को भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हमें भी आ जाता है, ठीक, क्योंकि हम भी लगता है कि हमारी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही। ऐसे तो नहीं हम मतलब भुस में लठ मारे जा रहे हैं, ठीक है, आउटपुट जीरो। समझ रहे हो ना? तो बहुत एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, भूस में लट मारना, मतलब भूसा जो होता है उसमें आप लाठ मारोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, जीरो रिपल्शन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट होते हैं, यार क्या हो रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि बस, ठीक है, कि बस मतलब पढ़ाना है, हाँ? मुझे आउटपुट चाहिए, मैं मतलब मुझे उसका रिफ्लेक्स चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। समझ रहे हो? और टेस्ट तब आएंगे जब आप टेस्ट दो, टेस्ट नहीं दे रहे हो आप लोग, ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब 5% बच्चे टेस्ट देते हैं, सही बताऊं तो 5%, और जो 5%, तुम कई बच्चे खुश होते हैं यार हम तो अच्छे, और 5% दे रहे हैं बच्चे टेस्ट, 95% सो रहे हैं बैठे बैठे। सही नहीं कर रहे हो, ये तुम जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। एनालिसिस होगी नहीं इससे, सही एनालिसिस, अपनी एनालिसिस नहीं करोगे तो क्या धोखा दे रहे हो अपने को। चलो खैर कोई नहीं भाई, ये है एग। चलो ठीक है, जो ना पहले सुडा भी बनाते हैं इसकी। अरे हम्म, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, ओके। जरूरत नहीं है इसकी। जोना पेल्यूसिडा, चलो भाई ये भी ठीक है, समझ में आ रही है जोना पेल्यूसिडा की कहानी भी।
ठीक है, थोड़ा सा को ब्रेक करते हैं, स्पर्म की एंट्री यहाँ से कराते हैं। चलो ये स्पर्म की एंट्री हुई तो यहाँ से एक ब्रेक लगेगा, डाइजेशन होगा जोना पेलोसिडा का, जिसकी वजह से यहाँ फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से। करा देते हैं एंट्री। ये स्पर्म यहाँ पर आ चुका है, स्पर्म यहाँ तक एंटर कर चुका है, ये स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। ठीक है भाई, और भी है भाई, और भी कोशिश कर रहे हैं, तो भाई इनको कोशिश लगे रहो। इसने पहले ही जोना पेलोसिडा में सुराख कर लिया, पर इसकी हिम्मत नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर पाए। जैसे मानो एक टायर है, टायर अंदर उसमें हवा भरी हुई है, ट्यूब, टायर में अगर गड्ढा हो जाए, होल हो जाए, तो ट्यूब वहां से बाहर निकल पड़ता है, देखा होगा ना, ट्यूब बाहर निकलेगा वहां से प्रेशर की वजह से, बाहर निकल के कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे ही स्पर्म अपने एंजाइम से जोना पेलोसिडा को ब्रेक करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ भागती है, अपने आप भागती है, और स्पर्म की कोशिश ये ऐसे ऐसे भागेगी, ऐसे ये ऐसे भागेगी, ऐसे। ठीक है, ये भागी। ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, जोना पेलोसिडा में होल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर भागती है और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस कोन को ही तो बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। बन गया फर्टिलाइजेशन कोन, ये बन चुका है। ठीक है, जब स्पर्म एंटर करेगा तो सबसे पहली मैकेनिज्म होने वाली है फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, तो कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, इसको बोलते हैं कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन टू रिसीव द इनकमिंग स्पर्म। जो इनकमिंग स्पर्म को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये रिविन है। स्पर्म ने इसको पहले टच कर लिया। जैसे ही स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, जो पहले भाई इधर से वो भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों टच कर लिया। टच करते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, तुरंत डीपोलराइज, छूलते ही, टच करते ही, स्किन को आपने छुआ, टच करते ही आपको महसूस हुआ किसी ने टच किया, मींस यहां स्किन क्या हो गई, डीपोलराइज, सिग्नल स्टिमुलेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइज होते ही क्या होगा, डीपोलराइज होते ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं सोडियम चैनल्स, यही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सोडियम चैनल्स तुरंत टच करते ही सोडियम चैनल्स ओपन, टच करते ही सोडियम चैनल्स ओपन, सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम आयन अंदर प्रवेश कर जाएंगे। सोडियम आयन की एंट्री, सोडियम आयन की एंट्री क्या काम करेगी, इस मेम्ब्रेन को अंदर से पॉजिटिव कर देगी, बाहर से नेगेटिव कर देगी, अंदर से पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव, यानी इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, यानी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया स्पर्म के टच करते ही, स्पर्म के ओवा को टच करते ही क्या हो गया, इसका पोटेंशियल चेंज हो गया। मतलब इसी को बोलते हैं जोना रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जोना रिएक्शन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, जोना रिएक्शन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कोन बना। ठीक है, आप समझ रहे हो, और जोना पेलोसिडा ब्रेक हुई, फर्टिलाइजेशन, जोना पेलोसिडा ब्रेक होने को जोना रिएक्शन बोलते हैं। ब्रेक होते ही टच होगी, टच होते ही फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, क्योंकि यहां इसके टच होते ही क्या होगा, टच होते ही ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल होगी। क्या होने वाली है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, और सोडियम चैनल के ओपन होते ही मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। बस यही तुम चाहते थे, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। और डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन होते ही क्या कोई दूसरा स्पर्म एंटर कर सकता है ना, जिसने तोड़ा वो एंटर करेगा, बाद बाकी के वहीं बाहर। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। अब इसके लिए रास्ता बन गया, इसके लिए रास्ता बन गया, ये एंटर कर जाएगा, ये कोई एंटर नहीं कर पाएगा। पर ये डीपोलराइजेशन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तब तक
ओवा कहता है भाई जल्दी से एक पक्की दीवार बना लो, नहीं तो ये डीपोलराइजेशन ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं और स्पर्म एंटर कर जाएंगे बाद में, ठीक है। तो अब जब डीपोलराइजेशन हो गया, इस डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, इसी को बोलते हैं जोना रिएक्शन, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ये हो रही है मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, मतलब जोना रिएक्शन, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉली का मतलब एक से ज्यादा स्पर्म के ब्लॉक को एंट्री को रोकना, फास्ट ब्लॉक तेजी से रोकना, पॉलीस्पर्मी एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को, ठीक है। तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कौन करा रहा है? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। तो पहले क्या होगी? कॉर्टिकल रिएक्शन, पहले क्या होगी? कॉर्टिकल रिएक्शन, जिससे क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन कोन। इससे क्या होगी? जोना रिएक्शन। क्या काम करेगी? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तब तक के एक एक दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होती है। यानी ये रिएक्शन किसको स्टिमुलेट करने वाली है? नेक्स्ट रिएक्शन को। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टिकल रिएक्शन। यानी जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी तो अगली रिएक्शन चालू हो जाएगी, कॉर्टिकल रिएक्शन। बिल्कुल एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। आपको सर ज्यादा करा रहे हो भैया, एनसीईआरटी खोल के बैठ जा, एनसीईआरटी में सब दे रखा है, पर एनसीईआरटी ने इतना क्लिष्ट लैंग्वेज में एक टर्म में दे दिया है, किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी खोल, अब तुम्हें एनसीईआरटी की ये लाइनें समझ में आएंगी जो वो बोल रही है, पॉलीस्पर्मी पॉलीस्पर्मी, ठीक है, मोनोस्पर्मी। तो जब तक समझोगे नहीं तो एनसीईआरटी समझ में कैसे आएगी? एनसीईआरटी इतनी आसान नहीं है समझना। तो अब समझ में आएगी फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अब होगी कॉर्टिकल रिएक्शन, जो धीमे होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, पर परमानेंट होती है। स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये धीरे से पॉलीस्पर्मी को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो पॉलीस्पर्मी को रोकेगी। इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन होती क्या है, अब उस पर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। बस एंड आ गए, कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद एंड है। टाइम देख लें क्या हो रहा है, टाइम तो भी बहुत है, टेंशन मत करो, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन की बात चालू करते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन, बिल्कुल एकदम पिक्चर की तरह, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, मैंने हर चीज जोड़ी हुई है और शुरू से हम आदत ही है, ठीक है। वैसी मूवी नहीं बनाई, बायोलॉजिकल मूवी बना रहे हैं हम, ठीक है। हम हर चीज को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, पूरी मूवी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चराइज कर रहे हैं, पर आप में कितनी फीलिंग है ये पता नहीं मुझे, ठीक है। जो वाकई फील लेके पढ़ते हैं उनको समझ में आ रहा है कि हाँ वो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये हुआ फर्टिलाइजेशन एंटर, जायगोट का फॉर्मेशन। तो ये समझना है, थोड़ा सा आंखें बंद करोगे, इसको पिक्चराइज करोगे, बेहतरीन रील बन जाएगी, मूवी बन जाएगी। कॉर्टिकल रिएक्शन, अब कॉर्टिकल रिएक्शन में फोकस करोगे, पूरा ध्यान कॉर्टिकल रिएक्शन पर लगाओगे, तो भाई हम बात कर रहे हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। जो ना पहले छोटा तो बना ही लेते हैं यार, ज्यादा हो गई क्या? ठीक है। हम्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दो। ठीक है, एग की सही पोजीशन आ गई होगी, ठीक है। ऊपर कोरोना रेडिएट आ गई, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, यहां तक तो कोई डाउट आउट होना नहीं चाहिए। अब इतना, इससे पहले मैंने एक एग का डायग्राम बनाया था आपको, मतलब एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखाया था कि इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दिखाए थे मेरे अंदर, ठीक है। मैंने कहा आगे बात पढ़ाएंगे इसको, तो वही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ आपको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल भी दिखा देते हैं, येलो कलर ले लेते हैं या वाइट कलर ही ले लेते हैं। एक को फ्यूज करा देते हैं। हम्म, फ्यूज करा देते हैं, ठीक है। चलो, इन ग्रेन्यूल्स में क्या भरा हुआ है? समझ गए होगे, इसमें कुछ भरा हुआ है। इन वेसाइकल्स के अंदर है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये बाहर आना चालू हो गए, ये बाहर आ गए, ये बाहर निकल आए। बाहर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं समझाता हूँ पूरी पूरी कहानी। अंदर क्या थी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप जानते ही हो,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही मसल्स वाला स्ट्रक्चर समझो थे, मसल्स में हमने पढ़ा था। इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। कैल्शियम चैनल दिखा दो यहाँ पर। कैल्शियम चैनल दिखा दी। कैल्शियम आयन कहाँ भरे पड़े हैं? इसके अंदर भरे पड़े हैं, इनके अंदर कैल्शियम आयन भरे पड़े हैं। ये कैल्शियम बाहर। अब देखो, समझना मेरी बात, लिख देते हैं। ये तो है जूना पेलोसिडा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है एसआर स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, एसआर भूल गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाली, इसमें कैल्शियम आयन भरा हुआ है। अंदर क्या भरा हुआ है? कैल्शियम आयन। इतना पता था कि अब डीपोलराइजेशन अंदर हो चुका है। ये मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है? डीपोलराइज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी तो ये डीपोलराइजेशन सिग्नल कहां पहुंच जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ये क्या है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन क्या काम करेगा? हो चुका है, इससे पहले डीपोलराइजेशन हो चुका है। ये डीपोलराइजेशन कहां पे ट्रांसफर कर जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डीपोलराइजेशन किसको करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन बाहर आ जाएंगे। अब कहानी चालू होगी सेकंड, कॉर्टिकल रिएक्शन। कैल्शियम आयन बाहर आ गए, अब ये कैल्शियम आयन कॉर्टिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? यहां क्या हुआ था? मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। अब चालू होगी, यानी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होते ही डीपोलराइजेशन सिग्नल यहां से कहां जाएगा? सीधा एसआर के पास जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, ईआर के पास आएगा। ईआर के पास जाते ही इसकी मेम्ब्रेन पर कैल्शियम चैनल लगे हैं वो खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन अंदर से बाहर आना चालू हो जाएंगे। अब कैल्शियम आयन क्या करेंगे? अब देखो कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन तुम्हें ध्यान हो, जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो सिनेप्टिक नोड में बताया था कैल्शियम आयन अंदर एंटर करते हैं और एक्सोसाइटोसिस कराते हैं। याद हो? एक्सोसाइटोसिस, वही मैकेनिज्म यहां पर होने वाली है। तो कैल्शियम आयन क्या कराने वाले हैं? ये कैल्शियम आयन इन ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस होगी और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दोनों के बीच में एक स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। यहां लिख देते हैं। पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। इन भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच में जो स्पेस है पेरीविटलाइन स्पेस, और स्पेस में आप जानते हो यहां पहले से एक पोलर बॉडी तो पहले थी, फर्स्ट पोलर बॉडी तो पहले थी ना, यहां पर आगे पहले थी फर्स्ट पोलर बॉडी पहले से बैठी हुई थी, सेकंड पोलर बॉडी भी यहीं पर ही आएगी। तो अब क्या होगा? ये ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस कराना चालू कर देंगे कैल्शियम आयन, तो ग्रेन्यूल्स बाहर निकलने चालू हो गए, भरना चालू हो गए, इसके अंदर भरना चालू हो गए और एक नई लेयर बना देंगे जिसकी वजह से अदर स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, अदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे। तो एक न्यू लेयर आ गई, ठीक है। तो ये एक्सोसाइटोसिस ऑफ ग्रेन्यूल क्या काम करेगी? फॉर्मेशन ऑफ ये क्या काम करेगी? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉली स्पर्मी, यानी आराम से अब इसके, यानी इसके लेयर के बनने के बाद कोई दूसरा स्पर्म तो एंटर कर ही नहीं सकता। स्लो मैकेनिज्म हो रही है पर दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। समझ में आ गया होगा? फिर से बोल रहा हूं, डीपोलराइज होगा, कैल्शियम बाहर आएगा, इनकी एक्सोसाइटोसिस कराएगा, एक नई लेयर बन जाएगी, पॉलीस्पर्मी को रोक देगी, सिंपल।
पर कैल्शियम आयन इतना ही नहीं, कैल्शियम आयन एक काम और करते हैं जो अब तक छुपा हुआ था, हम पढ़ते आ रहे हैं पर छुपा हुआ था। ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयन एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। जब ये एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन तब होगा जब इनका एक्टिवेशन होगा। इनका एक्टिवेशन कब होगा, ये कैल्शियम आयन करेंगे, समझो, स्पर्म एंटर करेगा तो कैल्शियम आयन इसको एक्टिवेट करेंगे, तब ये एक्टिवेट होंगे, तब जाकर डिसजंक्शन होगा और एक सेकंड पोलर बॉडी और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक्चुअल में मैकेनिज्म, ये है सही मायने में पूरी मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये तीनों मैकेनिज्म समझ में आएंगी बेटा। तो पहले क्या हुआ, कॉर्टिकल रिएक्शन, फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, फिर जोना रिएक्शन, सॉरी पहले क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर फर्टिलाइजेशन कोन, जोना रिएक्शन, देन फाइनली कॉर्टिकल रिएक्शन। और कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद जाकर के दोनों क्रोमेटिन अलग अलग मूव करेंगे और एक पोलर बॉडी और एक फीमेल का प्रोन्यूक्लियस। पोलर बॉडी फिर से एक्सोसाइटोसिस से पेरिविटाइन स्पेस में चली जाएगी और बन जाएगा जायगोट। ये बन गया जायगोट, एम्फीमिक्सिस, जायगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमन में एंटायर स्पर्म, कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है, ध्यान रखना। ह्यूमन के केस में कंप्लीट स्पर्म एंटर कर जाता है ओवा के अंदर, एंटायर स्पर्म एंटर इनटू ओवा इन केस ऑफ ह्यूमन। कुछ स्पीसीज के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ही एंटर करता है, पर यहां पर सभी कुछ एंटर कर जाता है। फिर कहोगे सर फिर क्या होगा, अंदर जाकर के सबका डी जनरेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं, ओनली न्यूक्लियस बचता है। ठीक है, तो स्पर्म एंटर कर गया, ठीक है, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बनी चुका था, दोनों पोलर बॉडी पेरिविटाइन स्पेस में जा चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी, आप समझ रहे हो। फिर क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप, अब दोनों के न्यूक्लियस क्रोमेटिन आपस में फ्यूज करेंगे, एम्फीमिक्सिस मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई, दोनों पोलर बॉडी यहीं पर ही है। ठीक है, और यहां बन गया डिप्लॉयड जायगोट, ये बन गया कंप्लीट जायगोट का फॉर्मेशन, ये हो गया कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। यहां जाकर के फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, दोनों एंटर करेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस आपस में एम्फीमिक्सिस करेंगे, दोनों पोलर बॉडी फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी पेरिविटाइन इसमें एक तो पहले से थी, दूसरी भी चली गई और डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जो हम कई बार आपको करा चुके हैं। ये एक्चुअल में सही मैकेनिज्म थी, सही पिक्चर थी, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ के खत्म होता है। अब बताओ कोई डाउट शाउट है, कोई भी डाउट शाउट है, पिक्चर की तरह एंजॉय किया या नहीं किया। एम्फीमिक्सिस डिफाइन, कौन पूछ रहा है, नाम तो देख लें, साक्षी, साक्षी बेटा सो रहे थे, स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में ही समझाया था। एम्फी मतलब बोथ, मिक्सिस मिलना, बोथ मेल और फीमेल गैमीट के क्रोमेटिन का मिक्स होना, एम्फीमिक्सिस। आपको बनाने के लिए आधे क्रोमेटिन कहां से आए थे, पप्पा से, आधे क्रोमेटिन मम्मा से, दोनों मिक्स हुए तब जाके डिप्लॉयड कंडीशन बनी, उसी को बोलते हैं मिक्सिंग को एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब बोथ, मिक्सिस मतलब मिलना, दो डिफरेंट टाइप के गैमीट के मिलने को एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। ये यहां जाकर के कंप्लीट हुआ। अरे आई बेटा, हमारे पास 2 क्लासेस और हैं अभी, हमने यहां तक की कहानी एकदम आपके ब्रेन में सेट कर दी है, एकदम सेट कर दी है, कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, तो समझना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीवेज, फिर हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलो क्लीवेज और निपटा देते हैं आप। ठीक है, तो यहां तक बेटा कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम बात करते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज एक ऐसी कहानी है जो अच्छे अच्छे बच्चे जिसके अंदर चक्कर खाते हैं, पर हम आपको चक्कर नहीं खिलाएंगे। यस सर, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, ओके सर, बहुत अच्छे से समझ आया और पहली बार इतना अच्छे से क्लियर हुआ, हर चीज आपकी पहली बार ही क्लियर हो रही है। ठीक है, तो कोशिश तो दम लगा के कर रहे हैं बेटा, एकदम क्रिस्टल, डायमंड, कोहिनूर जितने भी क्लियर होते हैं सब क्लियर करते हैं। ठीक है, अब आप कितने उसको गहराई से
उसको ले रहे हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। एक ही टीचर होता है क्लास में, ठीक है, 100 बच्चे हैं, पर 100 के 100 सेलेक्ट नहीं होते, सेलेक्ट कुछ ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन कितना गहराई से उस चीज को लेता है, ठीक है। पांचों पांडवों के गुरु एक ही थे, यहां तक कि समझ रहे हो ना, कौरवों के गुरु भी समझ रहे हो वही थे। तो अब एक दिन पूछा था कि शायद नकुल ने, किसी ने एक ने पूछा था कि गुरुजी आप अर्जुन भैया को कौन सी शिक्षा देते हो, उनको तो इतना धुरंधर बना दिया आपने, खतरनाक वाला, और हम इतने नहीं बन पाए, यानी कुछ चुपचाप से क्या उनको अलग से पढ़ाते हो आप ना। तो उन्होंने कहा ना, सबको एक जैसी शिक्षा दी। अब डिपेंड करता है कि आप में से किसने उसको किस तरीके से गेन किया, समझ रहे हो ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने ईमानदारी से सबको एक जैसा पढ़ाया, अब कौन कितनी तरीके से गेन करता है ये आप पे डिसाइड करता है, और यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, ठीक है। चैटिंग करोगे तो जिंदगी भर चैटिंग ही करते रह जाओगे, ठीक है, और जिंदगी आपकी चैटिंग होके रह जाएगी। और अगर वाकई में सीरियसली पढ़ रहे हो तो सुपर लेवल पे जाकर दुनिया आपके पीछे होगी, और सच्चाई यही है। चलो बेटा, कोई नहीं, वॉइस कम है, वॉइस कम है, सेल देख लेते हैं भाई। भाई सेल तो प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है, इसका मतलब आपके मोबाइल में वॉइस इंक्रीज करो, ठीक है। मैं तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, मतलब अभी गरारे करने पड़ेंगे तुरंत जाकर के, तो गले की तो बैंड बज जाती है बिल्कुल। अरे ZP3 इसी को बोलते हैं यार। अरे यार तुम तो वही ना, लकीर के फकीर। ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है, इसी को बोलते हैं ZP3, ZP2, कई टाइप की होती हैं ये। ZP3, जोना पेलिसिडा 3, जोना पेलिसिडा पर मिलने वाली प्रोटीन फर्टिलाइजिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ZP3, ठीक है। ZP3, ZP2 इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैंने अच्छा देख लिया आपका। चलो आप ही कोहिनूर हो सर, पता नहीं आप हमें कैसे मिल गए। तो बेटा ये कोरोना ने मिलाया है सबको, और PW में इसकी मतलब अहम भूमिका निभाई है। समय है सारा का सारा, ठीक है। एक समय ऐसे आया, ठीक है, कि अलग सर आपकी जिंदगी में आए, वो तो थे ही पहले से, ठीक है, पर उनके दिमाग में क्रिएशन आया, ठीक है, और उस क्रिएशन में भी एक अच्छे टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक समय भी आया, उस समय ने बहुत सारे अच्छे टीचर्स को मिलाया, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग अलग सर, मिल करके एक कहानी चालू हुई, और वो कहानी आज रंग दिखा रही है, ठीक है, और मतलब बेहतरीन क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिल पा रहा है, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन, अच्छा टीचर तो डरता था ऑनलाइन आने से, क्योंकि वो जानता था, मतलब उसने जो इतनी साल मेहनत की, 14-15 साल, क्योंकि इंडिया में चोरों की कमी नहीं है, ठीक है, तो कंटेंट 2 मिनट में लोग ऐसे हैं, करते ही हैं लोग, तो अच्छा टीचर ऑनलाइन नहीं आता था, इसलिए तो फिर एक समय आया, चीज़ें आई, उठा करके बिना डर से खुल करके बिंदास होकर के पढ़ाना चालू किया, आज रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट तब आएगा जब आप बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन देने वाले हो, तब बेटा बेहतरीन रिजल्ट आएगा, वो आपको देना है, रिजल्ट आपको देना है। हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा, मतलब सोचो अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे रहे, आप शायद बिलीव नहीं करोगे, अपनी हेल्थ पर भी हम ध्यान नहीं दे रहे, बस इस समय दम लगाने लगे हुए हैं कि एक बम्पर रिजल्ट आए, उसकी जो ना ख्वाहिश है, मतलब बम्पर रिजल्ट की ख्वाहिश है, वो भी नहीं, मतलब वो आना चाहिए, वो तब आएगा जब वो चैटिंग एटिंग बंद होगी और मैक्सिमम बच्चे फोकस करेंगे पढ़ाई के ऊपर, तब है। बस वही फील कर रहे हैं कि बच्चों को, बस एक ये चीज़ फील कर रहा हूँ, बच्चों को ये फील हो रहा है 3,000 4,000 क्या क्वालिटी होगी इसमें, तो बच्चे की बुद्धि वैसी हो जाती है। अब बिलीव नहीं करोगे कि ऑफलाइन के अंदर इस सारे बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते, जो टॉपर बैच होते थे उनको ही पढ़ाते थे, 1.5-2 लाख रुपए बच्चों को फीस देनी होती थी, 2-2.5 लाख रुपए रहने खाने का खर्चा पड़ता था कोटा में, 5 लाख खर्च होते थे, फिर उनमें भी सेलेक्टिव बच्चे होते थे, उनको पढ़ाने का मौका मिलता था, मतलब खतरनाक लेवल पर वो टॉप रैंक देते थे। तो बच्चा सीरियस था, क्योंकि 5 लाख खर्च हो रहे हैं उसके, टोटल रहना खाना फीस सब मिला करके। अब यहाँ बच्चा घर में बैठा है, 3-4 4 हज़ार, जो भी 4,000 4,500 आपके खर्च हो रहे हैं, कोई मतलब पॉकेट भरी कुछ भी नहीं होता, तो वो फीलिंग नहीं आती अंदर से। या ये उस बच्चे को आएगी जिसके लिए 4,000 वाकई में बहुत होते हैं, ठीक है, जिसने बड़ी मतलब शिद्दत से 4,000 अपने इकट्ठे किए होंगे, बहुत गरीबी कंडीशन में होगा। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे तो आज की डेट में मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हैं, पैरेलल PW भी पढ़ रहे हैं, बताते हैं सर हम पैरेलल दोनों चीज़ें कर रहे हैं।
तो पैसा है वो दोनों जगह करेंगे, पर उनको सही मायने में, ठीक है, गेन तो मतलब समझ रहे हो, जो क्वालिटी दे रहे हैं वो तो यार दे रहे हैं हम बहुत, मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं। हाँ, और भी ये नहीं कर रहे, टीचर, हर टीचर अपनी तरफ से फुल एफर्ट करता है, फुल दम लगाता है, ठीक है। तो बस ये है कि टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो, टीचर अपना पूरा ही एफर्ट जो है लगा रहा है। अब हम जो बात कर रहे हैं बेटा क्लीवेज की कर रहे हैं, ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो नहीं पल्ले पड़ती बच्चे के, बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बहुत हलवा बना रहा हूँ उसको, एकदम बिल्कुल हलवा बना के पिलाऊंगा आपको। समझना इसको, क्लीवेज है क्या। तो क्लीवेज को समझाने से पहले मैं डायरेक्ट क्लीवेज नहीं समझाता, मैं पहले समझाऊंगा एक बेसिक, भाई पहले पता होना चाहिए नॉर्मल डिवीजन क्या होती है, तभी तो समझ पाओगे क्लीवेज और नॉर्मल डिवीजन में अंतर क्या है, तभी आप कंक्लूजन निकाल पाओगे। यार ये अंतर है, मतलब क्लीवेज और नॉर्मल डिवीजन में ये अंतर होता है, मतलब क्लीवेज ये है, अब फिर परमानेंट आपके ब्रेन में सेट होगी। सेल साइकिल पढ़ा चुका हूं मैं, कैंसर भी आगे पढ़ाऊंगा, वहां भी समझाऊंगा इस वाली बात को, कैंसर के अंदर भी, ठीक है, कि नॉर्मल डिवीजन कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है। मैं हमेशा पहले नॉर्मल फिर उसको कंपाइल करेंगे। तो नॉर्मल डिवीजन आपको पता है क्या होती है, देखो नॉर्मल डिवीजन हम इतना हिंट तो दे ही चुके हैं आपको, नहीं दे चुके तो हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार। नॉर्मल सेल डिवीजन में होता क्या है, एक नॉर्मल सेल है, थोड़ा साइज और छोटा करते हैं, नॉर्मल सेल है, डिप्लॉयड होती है, जब भी डिवीजन करनी होती है तो ये अपने साइज को बढ़ाती है, इसकी पूरी मैकेनिज्म है कैंसर में समझाऊंगा। ये अपने साइज को बढ़ाती है, ये साइज को बढ़ाएगी, ये साइज को, डिप्लॉयड है, साइज इंक्रीज हो गया। एक डिप्लॉयड सेल थी, वो अपने साइज को इंक्रीज कर रही है, साइज को, इसके लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आते हैं, बाइंड करते हैं, साइज इंक्रीज। जब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिफरेंस आता है, न्यूक्लियस तो उतना ही है, साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी अब न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म हो गया साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस कह रहा है भाई अब क्या करूं, अब इतने बड़े साइटोप्लाज्म को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, वो तुरंत कुछ प्रोटीन बनाना चालू कर देता है, इनको बोलते हैं साइक्लिन। सेल साइकिल ने पढ़ा होगा, साइक्लिन, हर फेज की खास साइक्लिन होती है, G1 साइक्लिन, S साइक्लिन, G2 साइक्लिन, समझ रहे हो, M साइक्लिन, ये साइक्लिन बनना चालू हो जाती है। ये साइक्लिन अब सेल को डिवाइड करेंगी दो पार्ट में, अब छोटे छोटे दो पार्ट बन जाएंगे कि भाई अब तू न्यूक्लियस अलग संभाल, मैं अपना अलग संभालूंगा, साइज छोटा हो गया अब संभाल सकता हूं, साइज बड़ा होता है तभी ये डिवीजन एक्टिवेट होती है, यानी साइज बढ़ेगा तब जाकर के ये एक से दो सेल में डिवाइड होगी, जिसका साइज पेरेंटल सेल के साइज के बराबर होगा। ये नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। नॉर्मल सेल डिवीजन इस तरीके से चलता है। इस सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यानी जब सेल साइज बढ़ाती है तो ये गैप फेज होती है, ठीक है, ये गैप फेज होती है, इसमें सेल तैयारी करती है, इस गैप फेज में क्या होती है, सेल तैयारी करती है, यानी यहां पर, ठीक है, पूरी फेज लिख देता हूं, पूरी फेज, पूरा ही मैं मैकेनिज्म लिख देता हूं इसके अंदर। इस पूरी सेल साइकिल के अंदर जो सेल डिवीजन करती है, इसमें कितनी फेज आती है ये आप जानते हो, पहली फेज आती है G1 फेज, फिर आती है S फेज, फिर आती है G2 फेज, और फिर आती है M फेज, ये भी आप जानते हो, चार फेज आती है सेल साइकिल के अंदर, आपको पता है ऑलरेडी, पहले से ही पता है बेटा इनके बारे में, चारों फेज के बारे में आप जानते हो, G1 S G2 M फेज, ठीक है। अब G1 और G2 क्या होते हैं, इनको हम गैप फेज बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि S फेज में क्या होता है, S फेज की देख लो एक मिनट जरा, S फेज में क्या होता है, S फेज के अंदर एक डीएनए डिवाइड होकर के दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनाता है। एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में सेल का डिवीजन होता है, एक सेल डिवाइड करके, यानी प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन, दो सेल बनाती है। तो G1 G2 फेज में क्या होता है, G1 फेज में इस डीएनए के डुप्लीकेशन की तैयारी होती है, मतलब समझो कि इस फेज के बीच में गैप आता है, इस फेज के बीच में गैप आता है, ठीक है। तो समझो कि मेन जो इवेंट हो रहे हैं वो दो फेज में हो रहे हैं, एस फेज में मेन इवेंट हो रहा है डीएनए का डुप्लीकेशन, एम फेज में मेन इवेंट हो रहा है सेल का डिवीजन। इनके बीच में G1 और G2 दो गैप फेज होती हैं, ठीक है, जिनमें सेल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, साइज जो बढ़ रहा है गैप फेज में बढ़ रहा है, साइज कैसे बढ़ रहा है, गैप फेज में। गैप फेज G1 एंड G2, जो गैप फेज है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सेल का साइज गैप फेज में बढ़ता है। एस फेज और एम फेज मेन फेज होती है, इसमें डीएनए का और सेल का डिवीजन होता है।
ये नॉर्मल सेल साइकिल की मैकेनिज्म है। अब हम बात कर रहे हैं क्लीवेज। क्लीवेज इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन जिसके अंदर गैप फेज नहीं होती। रैपिड माइटोटिक डिवीजन जिसके अंदर गैप फेज नहीं होती। अब जैसे मानो लगभग सबका साइज बराबर ही है, मान लो बराबर ही है, ठीक है। समझो क्या है, होगा क्या, यहां पर देखो सारी सेल का साइज बराबर है ना। पहले एक सिंगल सेल थी, डिप्लॉइड सिंगल सेल थी। इस सिंगल सेल से दो सेल बन गई, ये दो सेल बन गई, ये ऐसे ऐसे, टोटल साइज उतना कांस्टेंट है डिप्लॉइड। अब दो से चार सेल बन गए, टोटल साइज अभी भी कांस्टेंट ही है, टोटल साइज अभी भी कांस्टेंट ही है। चार से यहां पर आठ सेल बन जाएंगे, यानी ऑल ओवर साइज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, साइज ऑफ सेल कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, ये क्लीवेज है। ये क्या है? क्लीवेज। इन क्लीवेज G1 एंड G2 एब्सेंट होते हैं। G1 G2 नहीं है यहां पर, इसीलिए समझ रहे हो, जिसमें सेल का साइज बढ़ता है, ये फेज ही नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां सिर्फ डीएनए डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड कर रही है, डीएनए डिवाइड किया, सेल डिवाइड की, सेल डिवाइड की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज ऑफ सेल्स घटता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि गैप फेज नहीं है, गैप फेज में सेल का साइज बढ़ता है। तो ये एक सेल थी, डिवीजन हुआ, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तो टोटल साइज कांस्टेंट है। ये है क्लीवेज। अब समझ में आया कि नॉर्मल सेल और क्लीवेज में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल सेल जिसमें पर्टिकुलर गैप फेज आती है, नॉर्मल सेल जिसके अंदर सेल तैयार होती है, अपने साइज को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये फेज G1 G2 गैप फेज है ही नहीं क्लीवेज में। तो क्लीवेज क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन, जिसमें क्या हो रहा है, जायगोट कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल सेल जायगोट कन्वर्ट हो रहा है, मल्टी सेलुलर मोरूला कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल साइज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ड्यू टू बोथ G1 G2 फेज यहां पर क्या है बेटा, एब्सेंट, जो साइज को बढ़ाती है। तो साइज बढ़ ही नहीं रहा है भाई, पहले साइज बढ़ेगा तो दो इक्वल साइज के सेल बनेंगे, फिर साइज बढ़ेगा फिर दो इक्वल साइज के बनेंगे, पर यहां हर बार साइज कम होता जा रहा है क्योंकि G1 G2 फेज नहीं है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, देखो साइटोप्लाज्म तो उतना ही है भाई, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म उतना ही है, तो रेशियो, टोटल रेशियो तो बढ़ेगा ना, ऊपर वाला डिजिट बढ़ रहा है, नीचे वाला उतना ही है, तो टोटल रेशियो बढ़ेगा हर स्टेप पर, हर स्टेप पर। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो सबका इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम है बट डीएनए कंटेंट बढ़ता जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते जा रहे हैं, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर घटता जा रहा है। क्लीवेज का अंत कब होता है? जब एक मल्टी सेलुलर मॉर्यूला बन जाता है, क्लीवेज का अंत हो जाता है, तब तक ये एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है। और दूसरी लैंग्वेज में कहोगे कि ये सेल तब तक डिवाइड करती है जब तक कि इनका साइज सोमैटिक सेल यानी हमारी नॉर्मल सेल के साइज के बराबर ना आ जाए। जब दोनों का साइज इक्वल हो जाता है, क्लीवेज बंद हो जाती है, मैकेनिज्म चालू। अरे बेटा पल्ले पड़ी, ये इससे बेहतर समझा नहीं सकते क्लीवेज को, नहीं क्लीवेज किसी के पल्ले नहीं पड़ती। पहले आपको समझना है कि नॉर्मल सेल साइकिल में होता क्या है। अभी जो G1 G2 फेज यहां पर एब्सेंट होते हैं, इसलिए टोटल साइज एम्ब्रियो का हर बार कांस्टेंट ही रहता है, पर नंबर ऑफ सेल का साइज बढ़ता जा रहा है और साइज घटता जा रहा है। नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, साइज ऑफ सेल घटता जा रहा है, क्योंकि G1 G2 फेज एब्सेंट है, इसलिए न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रहा है। कब तक होती है? जब तक एक सॉलिड बॉल मॉरूला बन ना जाए। जैसे दिखा देता हूं आगे, जायगोट से डिवीजन हुई,
2 सेल स्टेज, फिर डिवीजन हुई, 4 सेल स्टेज और डिवीजन हुई, ठीक है, 4 से 8 सेल स्टेज और 8 के बाद 16 सेल। 32 मत कर देना, ह्यूमन में 32 सेल नहीं होते। कई बच्चे कहते हैं सर हमने 32 भी पढ़ा है, और 32 और एनिमल में पढ़ा है, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर 16 सेल स्टेज तक होती है, ठीक है। 16 सेल स्टेज का जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है इसको मॉर्यूला बोलते हैं, मॉर्यूला, सॉलिड सेल मॉर्यूला। और जब मॉर्यूला के अंदर एक कैविटी बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है, इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और इस स्टेज को हम ब्लास्टूला बोलते हैं। अगर मॉर्यूला में कैविटी बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। और सारी सेल एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उसको इनर सेल मास बोलते हैं, जो आगे जाकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। मेरी बात समझ रहे हो? ये हो गई क्लीवेज कंप्लीट, कंप्लीट क्लीवेज। जायगोट, जायगोट से 2 सेकंड 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, बन गया ब्लास्ट, इसमें बन गई ब्लास्टोसील। मॉर्यूला से डायरेक्टली ब्लास्टूला बनता है। तो मॉर्यूला तक क्लीवेज चलती है, यहां तक क्लीवेज चलेगी, ठीक है, यहां तक क्लीवेज चल रही है, इसके बाद क्लीवेज स्टॉप। ये समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बताओ। ये आज का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, 11 बज चुके हैं, टारगेट भी हमारा पूरा हो चुका है। यस या नो? ट्रोफोब्लास्ट अभी आएगी, ट्रोफोब्लास्ट पर आएंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, ट्विंस भी पढ़ाएंगे इसके अंदर, ट्रोफोब्लास्ट भी पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, आज नहीं। आज हमने क्लीवेज कंप्लीट करा दी। क्लीवेज होती क्या है? क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन। कैसे हो रही है? आपके सामने है। कब तक हो रही है? मॉर्यूला से ब्लास्टूला जब तक नहीं बन रहा तब तक हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्लास बची हुई है, जिसके अंदर हम पूरा एम्ब्रियो बना देंगे, फिर उसका पूरा जस्टेशन पीरियड बता देंगे और पार्चुरेशन लैक्टेशन करा देंगे, ठीक है। एक क्लास के अंदर तो हम पूरा एम्ब्रियो बनाएंगे, पूरा एम्ब्रियो विद जस्टेशन पीरियड, पूरा एम्ब्रियो बना के जस्टेशन पीरियड दिखा देंगे, और एक क्लास के अंदर लैक्टेशन और पार्चुरेशन करा देंगे, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी क्लास नहीं होंगी, दोनों छोटी छोटी क्लास होंगी, ठीक है, काम हो जाएगा दोनों क्लासों के अंदर, मतलब 1.5-2 घंटे की क्लास के अंदर, समझ गए ना। तो इतना अब हमारा अगला टारगेट है एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि अब क्या बना, क्लीवेज हो गई, क्लीवेज समझ में आ गई क्या हो गई। अब क्लीवेज के बाद अच्छा एक चीज और ऐड करा देता हूं उसके अंदर, तब तब रुको 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 रुको, क्लीवेज हो गई ना, ये बन गया, ये समझाना भी तो है। अब देखो एक डायग्राम और ऐड किया हुआ है मैंने, अब समझो, यहां से ओव्यूलेशन हुआ, ओवा निकला कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में गया, ओवा कहां गया, फैलोपियन ट्यूब में। यहां स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद क्लीवेज चालू होती है। ये क्लीवेज चालू होगी तो पहले 2 सेल स्टेज बनेगी। कितनी सेल स्टेज बनेगी? 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। पहले दिन फर्स्ट डे का क्या होगा, 2 सेल स्टेज बन गई, 2 सेल स्टेज, ठीक है, फर्स्ट डे। फिर 2 सेल स्टेज, जो सेल्स होते हैं इनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्लीवेज के टाइम पर जो सेल बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। इसमें भी लिख देता हूं मैं ये वाली बात, ये जो सेल्स बन रहे हैं बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये सब क्या है, ब्लास्टोमियर्स, ऑल आर ब्लास्टोमियर्स। यहां भी हमने दिखा रखा है, ये सब सेल दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्लीवेज के टाइम पर जो सेल्स बनते हैं इनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। चलो ठीक है, ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, 2 सेल, पहले दिन 2 सेल स्टेज बनती है। फिर अगले दिन सेकंड डे, सेकंड डे क्या होगा, सेकंड डे 2 से 4 बन जाएंगे। थर्ड डे क्या होगा, तीसरे दिन 4 से 8 बन जाएंगे, 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। इसको हम बोलते हैं अर्ली मॉर्यूला, अर्ली मॉर्यूला। तो मॉर्यूला 8 सेल स्टेज को भी बोलते हैं, और 8 के बाद बनेगा 16 सेल स्टेज, 16 सेल्स स्टेज। इसको भी हम एडवांस मॉर्यूला बोलेंगे, एडवांस मॉर्यूला। अर्ली मॉर्यूला और एडवांस मॉर्यूला दोनों ही मॉर्यूला हैं, ठीक है। यानी 4th डे, चौथे दिन आपका एडवांस मॉर्यूला बन जाता है। मॉर्यूला बनते ही अब ये मॉर्यूला जंप लगाएगा। मॉर्यूला क्या करने वाला है, जंप लगाने वाला है। ये मॉर्यूला यूट्रस में एंटर करेगा। तो एंटर जो करता है वो मॉर्यूला है, जो एंटर करता है वो मॉर्यूला है। और यूट्रस में जाते ही ये कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में।
इसकी पूरी मैकेनिज्म है जो मैं अगली क्लास में कराने वाला हूं कि कैसे हैचिंग होती है, कैसे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, अंदर कैविटी बन जाती है, तब इसका इम्प्लांटेशन होता है, जो अगली क्लास में हम बताने वाले हैं, इम्प्लांटेशन। तो एक मैकेनिज्म होगी हैचिंग, फिर इसी मैकेनिज्म के अंदर यही ट्विंस बनते हैं जो हम अगली क्लास में। अभी तो समझो कि ये सारी स्टेजेस चल रही है, यहां पर ये कंडीशन आई और उसका इम्प्लांटेशन हो गया, और आगे जाकर के एम्ब्रियोजेनेसिस चालू होगी, जो नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। समझ रहे हो? या हम आज भी कर सकते हैं, इतना टाइम तो हमारे पास है, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मैं हैचिंग वाली मैकेनिज्म बता रहा हूं, हैचिंग क्या है ये समझना है आपको, हैचिंग क्या है। चलो अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं कुछ, नहीं तो ठीक है, अगली क्लास का टाइम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इतना क्लियर हो गया कि ये स्टेप बाय स्टेप फैलोपियन ट्यूब में स्टेज चल रही है, और फिर यहां से एंटर करता है कहां पर, यूट्रस के अंदर, जिसमें हैचिंग के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसका इम्प्लांटेशन होगा। फिर पूरी मैकेनिज्म बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में इम्प्लांटेशन की। तो यहां तक ब्रेन में सेट कर लो, यहां तक ब्रेन में सेट कर लो, यह आज का टारगेट था हमारा, ठीक है। तो टारगेट हमारा अचीव हुआ बेटा आज, समझ रहे हो। अब हमें क्या कराना है, हैचिंग करानी है, यानी ट्विंस जो मोनोजाइगोटिक बनते हैं वो कैसे बन जाते हैं वो समझाना है, और इम्प्लांटेशन करा करके एम्ब्रियो बना देना है। नेक्स्ट क्लास में हम एम्ब्रियो बनाने वाले हैं, समझ गए, मजा आएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत कंसेप्चुअल है, समझने का है, समझने का तो सभी चीजें, कंसेप्चुअल तो हर चीज है, कि आप कितने कंसेप्चुअल तरीके से उसको ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। कल मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ, कल का मतलब कल तो संडे है, मंडे को मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। और एकदम कंसेप्चुअल उसको लेकर चलते हैं, यहां तक एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेना, जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाओ आगे वाले टॉपिक को, ठीक है। ट्यूसडे को हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एकदम बेहतर तरीके से, कोई साइज 7 लेक्चर दे रखे हैं, 7 हमारे ट्यूसडे को जाएंगे, बहुत आराम से कर दूंगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज क्वेश्चन नहीं कराए थे, अगली क्लास में क्वेश्चन होंगे, मतलब अगली से अगली क्लास में लास्ट में एक साथ क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। ओके बाय 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 बेटा, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।